आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर चैनल पर। हम लोग आज के इस सेशन में बिहार स्पेशल को पूरा डिटेल हम लोग आज सुनने जा रहे हैं। बिहार स्पेशल की भूमिका बीपीएससी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सारे बच्चे को ये बस समझ लेना है कि अगर सचमुच बीपीएससी का प्रीलिम्स पास होना है तो उसमें एक विषय है हिस्ट्री, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। करीब 40 क्वेश्चन तक हिस्ट्री से रहेगा। दूसरा विषय बिहार स्पेशल हो गया। बिहार के संदर्भ में आपकी एक अच्छी समझ, उसके ज्योग्राफिकल पूरे जो एरिया है, उसके ऐतिहासिक जो भी पहलू है, ये सभी पे बहुत बढ़िया होना चाहिए। तीसरा बात किया जाए करेंट अफेयर का, और चौथा लास्ट है साइंस। जिन बच्चे का ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब कमजोर भी, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना से पीटी के रिजल्ट आप देने में सक्षम। और हम हमेशा सलाह देते हैं बच्चों को कि अंतिम मूवमेंट में इन चारों पर एक अच्छा पकड़ आप अवश्य बनाएं। आज आपके लिए बिहार स्पेशल हम लेके आए हैं। पूरा बढ़िया से लास्ट तक आराम से सुनेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देंगे और अपने मित्र तक लिंक को भी भेज देंगे। बाकी इसमें आज के बाद कल फिर मैराथन रखे, डेली है। आपसे लास्ट में हम पूछ लेंगे कि आपका कौन विषय कर दिया जाए। जो आप कहेंगे उस विषय का पूरी डिटेल हम आपके साथ प्रयास करेंगे। एक अच्छी बात है कि विद्या एजुकेशन के इस पूरे सिस्टम में आपके रिजल्ट के लिए दिल्ली से तमाम बड़े बड़े शिक्षक, जिनका अपना एक बहुत बड़ा नाम है, कई बच्चे यूपीएससी, हजारों बच्चे उनके नेतृत्व में पास हो चुके हैं, वे सभी आपके लिए प्रयासरत हैं। मुख्य परीक्षा में पीटी पास अगर होते हो तो अब हम गारंटी देते हैं कि तुम्हारा हाथ खींच के गड्ढे से बाहर निकालेंगे। अभी जो तुम्हारे अंदर समस्या है, मेंस में सर कैसे लिखें, किस प्रकार लिखें, लिखाता ही नहीं है, सारी समस्या दूर हो। मेंस के लिए धुआंधार राउंड चलने वाला है, और टीचर भी ऐसे कि आपको लगेगा कि सर विश्वास नहीं हो रहा है, इतने कम फी में हम इतना करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आपके लिए जो न्यूनतम शुल्क में हो रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो खैर वोमेन्स की बात हम करेंगे। इसमें 13 तारीख को आपकी परीक्षाएं होगी। बीपीएससी एकदम कमर कस के तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं पूरे आराम से, आप भी तैयार हैं। एकदम अपने आप को शांत रखें, धैर्य बनाए रखें। हर बार परीक्षा में लगता है कि कुछ डेट बढ़ जाए, बढ़ा भी देगा तो वैसा ही लगेगा, इसलिए वैसा टेंशन नहीं लेना है। आप ये सोचे कि हमने घंटों दिया है, बहुत तैयारी किए हैं और इतना कोई नहीं किया होगा और इसीलिए हम भी बढ़िया करेंगे, बस अपने आप को पॉजिटिव रखें। बाकी 13 तारीख का क्वेश्चन डिस्कशन पूरी टीम से हम करवाएंगे और उसके बाद हम लोग मुख्य रूप से आगे की ओर चलें। आज बिहार स्पेशल करेंगे, कल एक बार सोच रहे हैं आप सारे बच्चे का साइंस में, देखो जिन बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री कमजोर है तो एक बार जरूर इसी चैनल पर फिजिक्स बाय राहुल सर पूरे एक कंसेप्ट में वीडियो है, अवश्य देख लेना, बहुत लाभ मिलेगा। केमिस्ट्री बाय राहुल सर एक ही वीडियो में है, पूरे लाभ मिलेगा। कल हो सकता है आपका 3-4 घंटे बायोलॉजी पूरा सारांश करवा दे, बायो का दुख खत्म हो जाएगा। और कल ही आपका करेंट अफेयर या हिस्ट्री का जो पार्ट भारी है, हम सोच रहे हैं दोनों में कोई एक, या तो मॉडर्न हिस्ट्री या करेंट, दोनों में कोई एक कल ही आपका लगातार चलेगा। तो वो आपसे लास्ट में हम पूछ लेंगे और पूरे आपका ये सारांश चल देगा और फिर सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बिना विलंब किए क्लास के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। जिन बच्चों को बिहार स्पेशल का पूरा पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का पूरा पीडीएफ चाहिए, तो वो हमारा टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर सर्च करेंगे, स्वयं ज्वाइन हो जाएंगे। 65,000 से अधिक बच्चे आपका इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। कोई तरह की तकनीकी सहायता के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे सिर्फ लिंक लिख के भेजेंगे तो इसमें लिंक आता है, समस्या इसमें लिख के भेजेंगे, आप अपनी समस्या को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे की ओर बढ़ाएं। देखो अब बिना विलंब किए इस क्लास को हम प्रारंभ कर रहे हैं।
अब सारे बच्चे एकदम बढ़िया से समझना और देखना। देखो ये बिहार का मानचित्र है और इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप कितना अच्छा पकड़ बनाए हो, कितना समझ विकसित किए हो, इसी पर सब चीज चलेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, हम चुके ये सारांश क्लास है, हम डिटेल कोशिश करेंगे पूरा एक राउंड आपको घुमा देने का। तो चलिए इसमें हम लोग देखें, बिहार में इधर से और यहां से ये पूरे उत्तर प्रदेश है, यहां से यहां ये पूरा नेपाल है, अंतरराष्ट्रीय ये हमारा बॉर्डर हो गया। ये जो देख रहे हैं ये पूरा पश्चिम बंगाल है, और यहां से नीचे जो देख रहे हैं ये पूरे झारखंड। यानी बिहार की सीमाओं की बात करें तो 3 राज्य और एक देश से यह घिरा हुआ है। इसमें अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल से, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 राज्य घिरे हुए हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा बिहार के कितने राज्य की सीमाएं पश्चिम बंगाल को टच करती है, तो 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अगर हम कहें नेपाल को कितने राज्य कितने जिला स्पर्श करते हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सुपौल, ये अररिया और ये किशनगंज। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी 7। इस साइड में आए उत्तर प्रदेश को कितने टच करते हैं, तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, फिर हम चलें तो सारण, फिर भोजपुर, इसके बाद बक्सर और तब कैमूर। तो ये देखो ये भी 7, लेकिन नीचे जब आएंगे तो ये 8 हो जाएगा। कैमूर हमारा झारखंड से टच नहीं करता, ये रोहतास ही नीचे तक चला जाता है। और इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, झारखंड में रोहतास, औरंगाबाद, गया, फिर नवादा, फिर जमुई, इसके बाद बांका, तब भागलपुर और उसके बाद कटिहार। दिमाग में सारे बच्चे को एकदम सेट होना चाहिए, सब ऑलरेडी एकदम क्लियर चाहिए। 7, 7, 8, 3 ये मोबाइल नंबर है। जब हम कहें कितने जिला को टच करता है, तो आप कहेंगे 7, 7, 8, 3, ऊपर से चलना है। नेपाल 7, उत्तर प्रदेश 7, फिर झारखंड तो 8, और ये पश्चिम बंगाल तो 3। अब सभी बच्चे को चाहिए जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूरा जिला आपको याद करना। बस सिर्फ 2 मिनट में याद करेंगे, चूंकि सारे बच्चे एकदम ध्यान से नहीं देखोगे तो सभी को भारी दिक्कत होगी। और इसीलिए आप सारे बच्चे को एकदम पूरा का पूरा एक साथ एकदम ध्यान देना है। पहला नंबर हम देखो नेपाल से आपको याद करवाते हैं। तो देखिए नेपाल से पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे। पहला नंबर है पश्चिम चंपारण, फिर है पूर्वी चंपारण। देखो एकदम दिमाग में आपको सेट करना है। और हाँ बिल्कुल यूपी से भी रोहतास हो जाएगा, 8 ही यूपी से भी करोगे, रोहतास भी यूपी से टच हो रहा है, तो ये 7, 8, 8, 3 होगा। इसमें ये रोहतास का ये हिस्सा आप देख रहे हैं यूपी को टच कर रहा है, तो उधर 8 ही कर लेंगे। अभी पहले हम लोग देखें नेपाल को जो जो टच कर रहा है, एक नजर खूब बढ़िया से सुनेंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, फिर हम लोग का है मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दिमाग में बैठाएंगे सारे बच्चे, दिमाग में एकदम एक नजर सेट कर दीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये दोनों तो हम समझते हैं कि सीधा सीधा क्लियर। इधर दिमाग में बैठाओगे कि ये एक लड़की है सीता, सीता एक लड़की, और आपको ये दिमाग में रखना है कि सीता मध पी और सूप पी है, दो चीज, मध और सूप, और अड़ी हुई है किशन से मिलने के लिए। तो दिमाग में सेट रखना है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। सीता मध पी पहले, फिर सूप पी, और अड़ी हुई है किशन से मिलने के लिए। तो हम समझते हैं कि सातों सभी बच्चे के दिमाग में आना चाहिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यही है सीता, सीतामढ़ी।
पहले मध पी है मधुबनी, फिर सूप पी है सुपौल, और अड़ी हुई है अररिया, किशन से मिलने के लिए किशनगंज। देखो, दिमाग में जब तक नहीं बैठाओगे तब तक सेट नहीं होगा। 5 मिनट इनिशियल हर बच्चे को मानचित्र पहले ठीक करना, मैपिंग जिसका सही है सब सही हो जाएगा। तो अब इसमें आपको पहला नंबर ध्यान दो, अगर कोई चीज बंगाल में हो रहा है, पूछेगा बिहार के किस जिले में चाय की खेती शुरू, तो डेफिनेटली जो चाय अगर दार्जिलिंग में हो रहा है तो दार्जिलिंग के करीब अगर किशनगंज है तो किशनगंज में हो। और इसीलिए आपके दिमाग में एकदम पूरा सेट होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। फिर हम लोग जो देखे, ये मधुबनी, मधुपी, सुपी, अरी हुई है किशन से मिलने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग चले, जब हम चले पश्चिम बंगाल तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सीता अड़ी हुई है किशन से मिलने के लिए। और किशन क्या है, पुराना हार लेके बैठा हुआ है, नया नहीं। जब हम पश्चिम बंगाल कहेंगे तो कहना कि वो किशन पुराना हार लेके बैठा हुआ है, किशनगंज, पुराना से पूर्णिया और हार से कटिहार। दिमाग में देखो एकदम पूरा मूव करना चाहिए। अब हम लोग को ये पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो। अब बारी है नीचे का। नीचे का सेक्शन खूब बढ़िया से सुनो, चूंकि नीचे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको ये वाला का सबसे ज्यादा काम। तो ये देखो, यद्यपि ये झारखंड को टच नहीं करता, लेकिन हमें जरूरी है, इसीलिए इसको ठीक करना है। ये है कैमूर। ये देखो पूरा पेट निकला हुआ है, गैस भर गया है, एकदम कै हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है कैमूर। जब बोले कैमूर तो आप कहना कि वो कै हो रहा है, तो ये कैमूर है। और कै होने के कारण रो रहा है, तो ये रोहतास। तो आपको ये दिमाग में सेट रखना है, कैमूर और रोहतास। ये पूरा ध्यान से सेट रखना है। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये पूरा आपको ध्यान में सेट रखना है। नीचे वाला जो तीनों है ना, ये मगध का ध्यान से समझना है कि ये आपका काफी उग्रवाद क्षेत्र पहले रहा, और इसीलिए दिमाग में सेट रखना, रंगा गया ना, रंगा गया ना। रंगा गया ना का मतलब है कि ये क्षेत्र रंगा गया था एक समय, चाहे वो अरवल रहे चाहे जहानाबाद रहे, और यही रंगा गया। तो रंगा से औरंगाबाद, गया और नवादा, ये मगध की धरती है, मगध का क्षेत्र है। आज भी ये मगध प्रमंडल, मगध प्रमंडल में आते हैं 5, रंगा, गया, न, अरवल और जहानाबाद। तो आपको ये नीचे वाला सेट रखना है, रंगा गया ना, तो ये रंगा जो गया, तो इसमें जो है ये 3 क्षेत्र रंगा गए, ये बाकी जो है वो भाग गए। तो ये ध्यान रखना है, जमुई बाकी भाग गए, तो जमुई बाकी भागे, तो ये जमुई, बांका और भागलपुर। अब सारे बच्चे एकदम दिमाग में सेट करना है। हम चाहते हैं सबको दिमाग में सेट रहे। जब हम कहें कैमूर तो आप कहोगे वो कै वाला, सबसे किनारे चले जाओ। ये दिमाग में आपको सेट रखना है कि ये पूरा पटना प्रमंडल है। अगर हम प्रमंडल की बात करें तो ये पूरा पटना प्रमंडल, ये पूरा पटना प्रमंडल है। अगर हम इसकी बात करते तो ये देखो, यही था रंगा गया ना, अरवल, जहानाबाद, ये मगध प्रमंडल। और पटना प्रमंडल में दिमाग में सेट रखना है कि ये पटना, पटना जो देख रहे हो, यहां बहुत ज्यादा भोज होता है, इसीलिए भोजपुर बगल में ही भोज, पटना में भोज बहुत ज्यादा हो, खाया सो खाया, नाली में भी खूब फेंका, इसलिए नालंदा जिला है। तो ध्यान रखना है कि इधर भोज और फिर फेंक दिया नाली में। इसी में एक आदमी इतना खा लिया कि वो बक्सा पर सोया हुआ है और रो रहा है। पूछे क्या हुआ जी, तो कहा कै हो रहा है, गैस भरा हुआ है बेचारा का, एक कैमूर। तो पटना प्रमंडल वाले हम समझते हैं कि सारे बच्चे का क्लियर है, पटना, भोज खूब खाया भोजपुर, नाली में डाल दिया तो नालंदा,
और फिर इधर आपको ध्यान रखना है कि बक्सा पर सो के रो रहा है, तो बक्सर और रोहतास क्यों? क्योंकि कै हो रहा था बेचारे को, तो ये कैमूर। हमारा नट सेल में एक ही कहना है कि ये सेक्शन जिस बच्चे का क्लियर है, मतलब जब हम तुमको ये मानचित्र दिखा रहे तो आपको देखो, तुम कई बच्चे चाहता है कि बिहार स्पेशल ठीक हो जाए, लेकिन नक्शा पे जिला समझना नहीं चाहता। बिहार आर्थिक समीक्षा कराइए सर, ये कराइए सर, केवल फैक्ट तब तक नहीं डाइजेस्ट होगा जब तक मैपिंग नहीं डाइजेस्ट होगा। ये उसी तरह की बात है जैसे हवा ले नहीं सर लेकिन छोड़े खूब। नक्शा इतना घूमना चाहिए कि तुमको केवल हम कहें कि पटना जिला कितने जिले से घिरे हुए, तो एकदम अपने से मन का नक्शा खोल के परीक्षा हॉल में बोलो कि पटना जिला 9 जिले से घिरे हुए हैं, और सारा जिला अपने से तुमको याद होना चाहिए। परीक्षा में इतना गहराई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, कई लड़के को इस पर ध्यान नहीं है, केवल कहानी कथा नहीं चलेगा, कुछ क्वेश्चन भारी रहेगा जो तुमको गड़बड़ होगा। और इसीलिए सारे बच्चे को हम चाहते हैं खूब बढ़िया से लास्ट बार एकदम ध्यान दे दो कि क्लियर। हम लोग अभी यही देखे कि यहाँ पे हमारा एक कै हुआ, ये रोहतास है, ये कैमूर झारखंड से टच नहीं करता, ये यूपी से टच करता है, यूपी से रोहतास भी टच किया, इसलिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, ऊपर 7 है, इधर 3। तो ये आपको अभी जस्ट हमने समझाया कैमूर, कैमूर के बाद रोहतास, तब रंगा गया न, औरंगाबाद गया नवादा। दिमाग में सेट रखना, जब हम बोले नवादा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वादा पूरा ना, वादा पूरा ना। तो जब वादा पूरा ना किया तो मारे एक फैट कि वादा पूरा ना, तो जैसे ही एक फैट मारे धस गया तो समझना है नवादा है। दिमाग में आपको ये बैठाना है, जैसे ही नीचे हम चले और एक फैट धसा हुआ तो कहना ही वादा पूरा ना, और इसीलिए ये नवादा। अब इसमें सारे बच्चे को समझना है कि यही है हमारा कौन, जमुई, ये है बांका, ये है भागलपुर, यही था किशनगंज, पुराना हार लिए हुए है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब हम समझते हैं कि बिहार के सेक्शन को हमारे बच्चे बढ़िया से डाइजेस्ट कर लिए। अब यहां से आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। जिन बच्चों के अंदर इधर से घूमने आ गया है, इतनी समझ है कि जब हम ऐसे कह रहे हैं तो कह रहा है कि सर ये हम समझ रहे हैं गया जिला है, कोई नदी को इन करवा रहे हैं तो सर गया से इन किया है, एक फैट मारे हैं तो सर नवादा से इन किया है, ये हम जब चले तो कहे कि ये भागलपुर का क्षेत्र है। इतना अगर क्षेत्र एकदम क्लियर है तो हम समझते हैं कि वो बच्चे बिहार स्पेशल में अच्छा कर जाए। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, अब उससे क्वेश्चन पूछता है बिहार के किस जिला में ज्यादा वर्षा हो, तो वर्षा का क्रम सजाए। सारा क्वेश्चन का जड़ यही, देखो यहीं पे हिमालय पर्वत है और मॉनसून हिमालय से टकरा के आते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर से ही मॉनसून जा रहा है, तो सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होगी। जैसे जैसे इधर जाएंगे वर्षा थोड़ा कमेगा, इसके बाद इससे टकरा के नीचे आएगा तो इससे कम वर्षा यहाँ होगी, इससे कम वर्षा यहाँ होगी, उससे कम वर्षा उधर होगी। सारा तुमको अपने से डाइजेस्ट करना, यानी कुछ भी नया नहीं सोचना है। जो सोचोगे जो मैपिंग बेस्ड क्लास होगा, और जिन बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर होगा, चूंकि आप जिस चैनल पे हो, ये चैनल है कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, कोई रटने वाली बात नहीं। हम लोग पूरा का पूरा 100% समझने पे लगाएंगे। जिसका समझ डेवलप कर गया वो बच्चे मौज है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी हम आपका एक क्लास शुरू कर रहे हैं, खूब बढ़िया से बेसिक बात हमारे साथ समझे। देखिए सबसे पहले बिहार के इस संदर्भ का बेसिक बात करें, एकदम जीरो लेवल की बात करें। आप सारे बच्चे बिहार की चौहद्दी समझ गए। क्वेश्चन एक बार आ चुका है, पटना जिला कितने जिलों को टच करती है, ये क्वेश्चन आ चुका है।
तो हम लोग देख लिए कि ये अरवल जिला पटना जिला को टच करती है, जहानाबाद टच करती है, नालंदा भी टच कर रहा है, शेखपुरा भी टच कर रहे हैं, शेखपुरा बच जाएगा, इसमें लखीसराय पटना को टच कर रहा है, बेगूसराय टच कर रहा है, समस्तीपुर टच कर रहा है, वैशाली भी टच कर रहा है, सारण भी टच कर रहा है और भोजपुर भी टच कर रहा है। इसीलिए अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ज्यादा जो टच करने वाला सेक्शन है, ये 9 जिला से टच पटना जिला है। यद्यपि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हमारा पश्चिमी चंपारण, ये भी पूछ सकता है। तो ये सभी सेक्शन एक कख गघ है, मन के नक्शा में इसको ठीक करना है। अब एकदम जीरो लेवल से बात करें, सभी बच्चे को यहाँ पे समझना ये है कि अब देखो बिहार के ये मानचित्र में बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है। तो देखो बिहार का सबसे उत्तरी माने ऊपर, ये सबसे उत्तर है, और बिहार का सबसे उत्तर पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिण, तो देखो यही दक्षिण में 2 सेक्शन आते हैं, गया और जमुई। इसीलिए तुमको कहे थे कि मानचित्र ठीक रखे, मैपिंग जिसका सही है उनका सब चीज सही, और इसीलिए गया और जमुई लगभग सेम अक्षांश पे है और सेम टच करता है। बिहार में उत्तर से दक्षिण अगर हम चलें यहां से लेके सबसे नीचे, तो जब हम कहें उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर के आगे क्या लिखा है 3, तो ये 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर। और ये जो आपको ध्यान देना है, ये जो गुजर रहा है इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश की विस्तार कहें तो बिहार में 24 डिग्री से 27 डिग्री अक्षांश का विस्तार है। कमजोर बच्चे हमारे साथ थोड़ा सा समझोगे, भारत में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, भारत में 8 का पहाड़ा चलता है, 8 दूना 16, 8 तिहाई 24, ये 23.5 डिग्री जो देख रहे हो 24 डिग्री कर्क रेखा के पास, ये झारखंड से गुजरते हैं, बिहार से नहीं गुजरते। और यही 24 डिग्री जो 23.5 से थोड़ा सा ऊपर, ये बिहार को टच करता है। यानी 24 डिग्री से 27 डिग्री बिहार का अक्षांश। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इसमें मिनट सेकंड भी होता है, तो 10 दूना 20 करना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। इसमें 15 दूना 30 करना है, थोड़ा 30 नहीं करके 31 कर लेते हैं, तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। कई बार बिहार के अक्षांशीय विस्तार पूछता है, आपके लिए हम एकदम सिंपल कर दिए, कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर 24 से लेके 27, 10 दूना 20, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। क्वेश्चन आजकल जो सेटर है एडवांस ढंग से सेट कर रहे हैं। एडवांस कैसे पूछेगा, बिहार से कौन सी अक्षांश रेखा नहीं गुजरती, चॉइस है 25 डिग्री नॉर्थ, ये सभी नॉर्थ नॉर्थ लाइन है। चॉइस बी 26 डिग्री नॉर्थ, चॉइस सी 27 डिग्री नॉर्थ, चॉइस डी 28 डिग्री नॉर्थ। तो आपको ध्यान रखना है कि 27 डिग्री से ऊपर बिहार से नहीं जाए, और इसीलिए 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड लास्ट लाइन। कौन नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, और इसीलिए ये ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। चलो सेम बात चलते हैं, ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, और आप देख पा रहे हैं सबसे पूर्वी जिला हमारा कैमूर है। ये बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे सॉरी ईस्ट और वेस्ट है, सबसे पूरब किशनगंज है, और ये सबसे पश्चिम हमारा कैमूर। और यहां पर जो देख पा रहे हो, यहां से यहां पूरब से पश्चिम, तो पहले पूरब में 4 है, तो 483 किलोमीटर है। जान के क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई से कितना ज्यादा है, तो सारे बच्चे को अपने से इसमें घटा के चेक करना हो। तो ये बुद्धि तुम्हारे अंदर एकदम डेवलप चाहिए कि एकदम ठीक है।
बाकी आपको याद होगा इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पार करती है और ठीक उसी तरह से 82.5 के बाद यहाँ 83 डिग्री देशांतर हमारे बिहार से पास करती है और देशांतर का विस्तार अंतिम रूप से 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री तक है। यानी 5 डिग्री देशांतर हम लोग का ये बिहार का विस्तार है, दोनों ही ईस्ट पे। बाकी बिल्कुल आसान है, ये 19 मिनट 50 सेकेंड है, ये 17 मिनट 40 सेकेंड है। इसीलिए ये लगभग 19 मान लो, तो इसीलिए 5 डिग्री बोल। 1 डिग्री का मतलब आपको समझना है 5 मिनट, तो सॉरी 4 मिनट। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 4 मिनट। तो अब ये 5 डिग्री है, तो 20 मिनट टाइम का फर्क होगा। क्वेश्चन जान के अच्छा सेट करेगा कि किशनगंज और कैमूर के बीच समय में कितने मिनट का अंतर होगा। अब कई लड़के सोचेगा कि बिहार स्पेशल बड़ा गहराई में दे दी। गहराई कुछ नहीं, जिन बच्चों के अंदर ये सेंस है आराम से इसको उठा सकते हैं। तो ये हमने अक्षांश और देशांतर का विस्तार समझाया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार समुद्र तल से ऊंचा है कितना? तो लगभग 52.7 मीटर। बिहार समुद्र तल से 52.7 मीटर हाइट पर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार का क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल से आपको ध्यान रखना है कि लगभग 2.9%। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2.9% भारत के क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल है और बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ये बिहार का एक सामान्य परिचय आपको हमने करवा दिया। ये सभी बच्चे को एकदम क्लियर चाहिए कि हाँ, इसमें हमारा समुद्र तल से हाइट पिछले बार के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा। अब जो लड़के 52 मीटर लगभग ध्यान में सेट रखेगा तो वो लगभग बना पाएगा। अब जो बच्चे हमें लिख रहा है कि सर 2.86 है, तो हम जो डाटा लिख रहे हैं ये बिहार सरकार का डाटा है, हरित बजट का। आप बिहार सरकार के हरित बजट, एक बिहार ऐसा राज्य है जो ग्रीन बजट पेश करता है, तो आप देखोगे बिहार सरकार के हरित बजट में तो 2.86 नहीं दिया, 2.9 दिया है। औसत ऊंचाई उसी में दिया हुआ है 52.7 मीटर। जो बच्चे को ये बिहार सरकार का हरित बजट वगैरह चाहिए तो वो लोग हमारे टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर में वहां रहेगा, उसको से वहां देख लोगे। वो बिहार सरकार की डाटा है, क्वेश्चन सेट उन्हीं सभी किताब से होते हैं, इसलिए एकदम वहां कंफर्म रहेंगे। ये नहीं कि 2.86 आपको कहीं मिला है, नेट पर मिलेगा, कोई बात नहीं है। हमें बिहार सरकार जो कह रही है हमें उससे मतलब, तो इसीलिए उसमें आपको कहीं कोई ध्यान नहीं रहना। एरिया में 13 एक बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल 13 ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य से हट जाने के कारण फिर से 12 हो, तो आपको इसलिए 12 मतलब 12 दिमाग में सेट रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात सारे बच्चे को अब समझना है पूरा ध्यान से। तो चलिए अब हम बातों को आगे की ओर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए हमारे साथ। देखो अभी हमने पूरे बिहार का एक बेसिक बात बताया, अब तेजी में हमारे साथ समझोगे, धीरे धीरे आप बहुत फास्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर बेसिक बात है तो समझने में बड़ा मजा आएगा। और हम बिहार स्पेशल को हम अपने इतने दिनों के अनुभव से आपके लिए चटनी बना के रख देंगे। आप हमारे साथ सिर्फ 20-25 मिनट और दो, लगने लगेगा कि बिहार स्पेशल से डर है ही नहीं, सारा प्रश्न बनेगा। ऐसा कभी मत सोचना कतई कि कुछ किताबों से वन लाइनर रटोगे और बिहार स्पेशल तुमसे बनने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपके अंदर एक सोच और समझ विकसित है तो बनेगा। तो देखो अभी हम सोच को और आगे बढ़वा रहे हैं, बिहार के बनावट पर ध्यान दें, कैसा बिहार बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि बिहार के बनावट में सारे बच्चे हमारे साथ अब समझें। अब सभी बच्चे ये लगभग समझ में सभी को आ रहा है कि सर यहाँ पे नवादा है, फिर हमारा
गया है, फिर औरंगाबाद है। आप लगभग अब बात समझने लगे हो। अब हमारे साथ पूरी गहराई से समझना। कुछ भी कमेंट करने से बचो, अभी कमेंट एकदम नहीं, अभी एकदम पूरे हमारे साथ ध्यान दो। पूरे बिहार की जो भूमि, उस भूमि को अगर हम देखें तो यहाँ कुछ पहाड़ और पठार नजर आते हैं और यहाँ मैदान नजर आते हैं। बिहार का लगभग 95% हिस्सा मैदान है और 5% हिस्से में पहाड़। यानी बिहार का 95% हमारा मैदानी भाग। हम लोग के यहाँ मैदानी क्षेत्र ही सबसे ज्यादा। मैदानी भाग सबसे लास्ट चरण में बटा। कैसे आप लोग सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 4 युग पढ़े। भूगोल भी 4 युग कहता है। प्रथम युग, द्वितीय युग, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ये सब फेज बनाया हुआ है। तीसरा को टर्शियरी युग कहते और चौथा को क्वाटरनरी युग के नाम से जानते। सबसे लास्ट में हम लोग का मैदान बना है और इसीलिए मैदान को क्वाटरनरी फेज के नाम से जानते। बाकी हिमालय पर्वत एक नवीन मुर्दार पर्वत है जिसका निर्माण टर्शियरी फेज में हुआ है। तो पहले तो हम लोग देखें कि गंगा और उसकी सहायक नदी से मैदान 95% हिस्से में है। जो पर्वत पहाड़ है बिहार में 3 तरह का पाया जाता है। एक जो पहाड़ है इसका नेचर थोड़ा अलग है। ये पश्चिम चंपारण में है और ये हिमालय का 3 भाग है। आप सारे लोग जानते हो, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को ही शिवालिक कहते और इसीलिए ये शिवालिक का बाह्य हिमालय का ही पार्ट। और पूछेगा क्या बिहार में हिमालय का कोई हिस्सा है, तो है। कहां? तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में हिमालय का भाग है। यहाँ पे इस पहाड़ी को सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर की पहाड़ी, ये सभी पश्चिमी चंपारण में है और हिमालय का पार्ट। दूसरा नंबर हम सारे बच्चे को यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट करें। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, जो अभी जस्ट पढ़े, किनारे के हिस्से, तो सभी बच्चे जानते हो कि किनारे के हिस्से में कै हो रहा था और ये हमारा कैमूर का पठार है। जब हम कै की बात की तो कैमूर का पठार है। बगल में आपको बताए थे कि रो रहा था कै होने से। रोहतास का जो हिस्सा है ये भारत के ठीक बीच में विंध्य पर्वत है और इसीलिए यह विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। देखते जाएंगे हम, जो आपको समझा रहे हैं खूब बढ़िया से सुनना। यानी बिहार में अगर हम कैमूर के हिस्से में जाए, रोहतास के हिस्से में जाए, तो जो पहाड़ मिलेगा वो विंध्य श्रेणी का पहाड़ मिलेगा। अगर हम पश्चिमी चंपारण के हिस्से में जाए तो वहां पे हमारा हिमालय श्रेणी का पहाड़ मिलेगा। नीचे के हिस्से जो देख पा रहे हैं सारे बच्चे, इस पार्ट में भी पहाड़ है और ये पूरे जो क्षेत्र देख रहे हैं नीचे, ये पूरे जो पहाड़ है ये छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। या यहाँ सबसे पुराना धारवाड़ श्रेणी के चट्टान मिलते हैं। यहाँ धारवाड़ या आर्कियन फेज के चट्टान मिलते हैं। आपको ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि विंध्य श्रेणी के पहाड़ कहाँ नहीं है। कैमूर, रोहतास, जमुई, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे जमुई में नहीं। क्वेश्चन देगा धारवाड़ श्रेणी के पहाड़ बिहार में कहा नहीं है, तो आपको क्वेश्चन देगा औरंगाबाद, नवादा, बांका, इधर कैमूर, तो कैमूर नहीं होगा। देखो सारा चीज एकदम ध्यान देना। क्वेश्चन देगा बिहार में हिमालय के श्रेणी का पहाड़ है, बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में। आंसर उत्तर पश्चिम होगा। मन के नक्शा में बाबू बैठा लेना। एक बार मन के नक्शा में बैठते जाएगा, मजा आ जाएगा। धीरे धीरे तुम पूरे बिहार को पकड़ पाओगे। यही बिहार का मैदानी भाग है, 95% हिस्सा। और यही तुमको समझा रहे हैं कि ये बिहार का मैदान है। और सारे बच्चे को ये समझना है कि मैदान सबसे लास्ट में बना और इसीलिए ये क्वाटरनरी, ये चतुर्थ युग का हमारा क्षेत्र है। ये हमारा टर्शियरी युग का क्षेत्र है। पूछेगा बिहार में टर्शियरी चट्टान पाए जाते हैं, तो फिर वही होगा
पश्चिमी चंपारण के हिस्से में क्वेश्चन देगा टर्शियरी चट्टान पाए जाते हैं, फिर वही होगा उत्तर पश्चिम के हिस्से में। देखो ये सभी मेन देखना, क्वेश्चन आएगा बिहार में विंध्य श्रेणी के चट्टान दक्षिण पूर्व हिस्से में, दक्षिण पश्चिम हिस्से में, उत्तर पूर्व हिस्से में, उत्तर पश्चिम हिस्से में, मध्य हिस्से में, तो आंसर विंध्य श्रेणी दक्षिण पश्चिम हिस्से हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि बिहार के इस बनावट को सारे बच्चे बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए। इसी चट्टान में छोटे छोटे कई हमारे पहाड़ भी हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं। जैसे एक छोटे पहाड़ है यहाँ पे जिसका नाम है मंदार हिल्स। मंदार हिल्स, अब आपसे पूछा जाएगा मंदार हिल्स कहाँ स्थित है, तो बांका। एक पहाड़ है खड़गपुर का पहाड़, तो खड़गपुर का पहाड़ कहाँ स्थित है, मुंगेर। यहाँ पे नालंदा का पहाड़ भी कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, वो सभी धारवाड़ सीरीज। तो अब हम समझते हैं कि सारे बच्चे का एकदम ये पूरे बनावट का फेज बिल्कुल कंप्लीट हो। नेक्स्ट फेज एक एक करके हम बढ़ते जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड हमारी बातें होती है। जो बच्चे ये बनावट को समझ रहे हैं उन बच्चों को इसी से रिलेटेड बात है बिहार के खनिज, एकदम रिलेटेड बात को रिलेट करेगा। जो बच्चे एकदम ध्यान से समझेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। विंध्य श्रेणी के जो भी चट्टान है यहाँ चूना पत्थर का निक्षेप ज्यादा पाया जाता है, और इसीलिए आपसे कभी भी पूछेगा कि बिहार में चूना पत्थर कहाँ, तो तुम अपने से मुस्कुराओगे कि जी चूना पत्थर तो ये विंध्य श्रेणी में है, और कैमूर बिल्कुल सही आंसर होगा। कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर मिलेगा। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बताओ बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ है। मूर्ख लड़के बैठ के वन लाइनर रटते रहते हैं कि सीमेंट उद्योग यहाँ है, सीमेंट बंजारी यहाँ है, ये यहाँ। कुछ नहीं रटना है। सीमेंट उद्योग है तो गारंटेड है कि इस हिस्से में ही बिहार में सीमेंट उद्योग होगा, इधर सीमेंट उद्योग नहीं होगा। और इसीलिए क्यों, क्योंकि सीमेंट के लिए मेन चूना पत्थर चाहिए, और चूना पत्थर हमारा विंध्य श्रेणी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये देखो एक दूसरी बात तुम्हें समझा दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहाँ हिमालय पर्वत होने के कारण यहाँ पे पेड़ पौधों को पानी ज्यादा मिलता है। यहाँ कैमूर के क्षेत्र में कोई वैसा पानी क्षेत्र नहीं है, यहाँ थोड़ा कम पानी मिलते हैं। और इसीलिए सारे बच्चे को ये बात समझना है कि यहाँ पे पेड़ पौधे थोड़ा दूर पर होंगे, यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे। यहाँ पे पूरे हमारा मैदानी भाग है, और मैदानी भाग में उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ लोग पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लोग खेती करेंगे। और इसीलिए कभी भी पूछेगा बिहार में वन ज्यादा कहाँ है, तो डेफिनेटली अब कोई बच्चे वन ज्यादा कहाँ है इसके लिए जिला रट रहा है तो उससे मूर्ख कौन बच्चा हो। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इधर वन ज्यादा होगा इधर उपजाऊ भूमि। वन ज्यादा कहाँ होगा, तो कैमूर में होगा, पहाड़ है, पहाड़ पर लोग खेती नहीं करेंगे तो जंगल है। कहाँ होगा, पश्चिम चंपारण में वन होगा, रोहतास में वन होगा। अब पूछेगा कि बताओ बिहार में सघन वन सबसे ज्यादा किस जिले में। अब कई लड़का इसी को हम देखते हैं रटने का प्रयास करता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में सब बैठे, रटो कुछ नहीं। सघन वन की बात कर रहा, तो वन सघन कब होगा, जब उसे पानी ज्यादा मिलेगा। डेफिनेटली पानी ज्यादा कहां मिलेगा, तो ऊपर। इसलिए पश्चिम चंपारण बिहार में सघन वन में सबसे ज्यादा होगा। ओपन फॉरेस्ट की बात करेगा बिहार के किस जिले में खुला वन सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली खुला वन का मतलब दूर दूर वन की बात करेगा तो हमारा कैमूर सबसे ज्यादा होगा। देखो सारा एकदम एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, और इसी सीरीज को हमारे सभी बच्चों को समझना। जो बच्चे इस सीरीज को समझ लिया उनको एकदम क्लियर। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चर्चा चल रही है कि बिहार में सोना जमुई जिला में सबसे ज्यादा है। अभी निष्कर्षण नहीं प्रारंभ हुआ है, लेकिन जैसे ही कहेगा कि बिहार में सोना सबसे ज्यादा कहाँ है तो आप कहोगे कि वो सोना कहाँ है, जमुई। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर है। सीसा का एक हमारा अयस्क है गैलेना। गैलेना आपसे पूछेगा बिहार में गैलेना कहाँ। अब
इसमें आपको ध्यान रखना है गैलेना कहाँ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गैलेना बिहार में सबसे ज्यादा बांका में। तो बांका में गैलेना सबसे ज्यादा है। बॉक्साइट की बात अगर करें कि बताओ बिहार में बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ है, जल्दी से सोच के बताओ। तो देखो एक चीज, चूना पत्थर के साथ ही पाइराइट होते हैं। अगर पाइराइट सबसे ज्यादा कहेगा तो कैमूर रोहतास हो, चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहेगा तो कैमूर रोहतास हो, क्योंकि विंध्य श्रेणी में हमारा पाइराइट और चूना पत्थर दोनों पाए जाते हैं। बॉक्साइट हमारा मुंगेर में है। बॉक्साइट हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है। पूछेगा बिहार में एल्युमिनियम तो कहना कि वो समझ गए मुंगेर में। ये जो नीचे चट्टान है इसमें चमक ज्यादा है और इसीलिए इनके नदियों के रेत में अब्रक के कण ज्यादा होते हैं और इसीलिए बिहार में सबसे ज्यादा अब्रक गया से निकाले जाते हैं। यद्यपि जितने भी नवादा के चट्टान हैं, इधर आपको गया के चट्टान हैं, सभी में अब्रक पाए जाते हैं। तो इसीलिए आपसे कभी भी पूछे अब्रक में सबसे ज्यादा तो गया। बाकी जो पटना वगैरह का हिस्सा है, इधर मिट्टी नमकीन होने से सूरा निकालते थे अंग्रेज लोग और इसीलिए सूरा का उत्पादन कहेगा तो ये पटना, मुजफ्फरपुर, ये सभी का हिस्सा हो जाए। तो अब हम समझते हैं सारे बच्चे को हम खनिज का स्टेप भी बहुत बढ़िया से क्लियर कर। नेक्स्ट स्टेप की बारी आ रहे हैं। एकदम बोर्ड का पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे देंगे, एक नजर देखोगे क्लियर हो जाएगा। मैं कई बच्चे को देखा हूं कि सिर्फ बेचारा पीडीएफ ले लेके वन लाइन रटते रटते परेशान रहता है और उससे पूछता है कि टर्सरी कहाँ है, कौन जिला में है, कौन नहीं है, बेचारा परेशान। एकदम सीरीज जो हम बना रहे हैं एक साथ बैठाओगे तो एकदम बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा। अब बारी आती है बिहार के मिट्टी। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, आज पूरा का पूरा सफाया करेंगे। मिट्टी पढ़ाएंगे, जलवायु पढ़ाएंगे, वन पढ़ाएंगे, वन के बाद आपको कुछ फसल पढ़ा देंगे। बस लगभग इधर हो गया, कृषि पढ़ा लेंगे, नदी एक पढ़ा लेंगे। बस उसके बाद क्वेश्चन अभ्यास करवाएंगे। इतिहास भी आपका रहेगा तो इतिहास या आर्थिक समीक्षा उसको हम लोग एक नजर उसको भी देख लेंगे। उसके बाद मेरा गारंटी है परीक्षा में बैठना। मैं ये नहीं कहता कि यही छपेगा वही छपेगा, हम जो बोलेंगे वही आएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम समझ गए हो कहीं से आएगा तो तुम बना के आएगा, ये गारंटेड। तुम्हारे अंदर ये डर नहीं बैठना है कि यही लड़ेगा, ये टेस्ट सीरीज में बनाए हैं नहीं लड़ा तो भगवान क्या करेगा। कुछ भी दे तो बुद्धि लगाओ कि हाँ यहाँ है, ऐसे चलेगा, यहाँ ये सोचने आ रहा है, मुस्कुराते आओगे, ये बनना है तुम्हें। और अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। सारे बच्चे को अब यहां से समझना है। मिट्टी की बात जरा ध्यान दीजिए। मिट्टी बिहार में कैसा है, कहां है, इस पर थोड़ा सा ध्यान चाहिए। तो देखिए सभी बच्चे का हमारे साथ थोड़ा ध्यान यहाँ पे चाहिए कि सॉइल को हम बढ़िया से समझा सकें। तो देखो अब यहाँ हम जो चल रहे हैं खूब बढ़िया से स्टेप उठाइए। देखो बिहार में आपको ये समझ में तो आ गया कि यहाँ हिमालय पर्वत का शिवालिक रेंज है। इसी कारण से यहाँ पर ये जो किनारे का पूरा बेल्ट है, ये जो किनारे का बेल्ट है, यहाँ पहाड़ों से रेत बालू ये सभी आए हुए हैं और इसी कारण ये जो क्षेत्र है इस मिट्टी को तराई मिट्टी के नाम से जानते हैं। जब हम कहेंगे आपको तराई क्षेत्र, बहुत बढ़िया से सुनना, जब हम कहेंगे तराई क्षेत्र तो कहना कि वो तराई का मतलब इस मिट्टी में रेत है, कंकड़ है और तराई वही होता है जो पर्वत पादीय क्षेत्र होता है, पर्वतों का पैर होता है, वहां पे तराई क्षेत्र होते हैं। बिहार के ठीक बीच से गंगा नदी गुजरती है। गंगा बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। सारे बच्चे को पूछा जाए कि तराई मिट्टी कहाँ है तो डेफिनेटली उत्तर बिहार के क्षेत्र में होगा। इसके बाद जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं यहाँ हमेशा बाढ़ आते रहते हैं, कभी कोसी से, कभी गंडक से, कभी बूढ़ी गंडक से, कभी कमला से, कभी बगान से, कभी उनकी सहायक नदी से। और बार बार इसमें बाढ़ आने से इसमें आपको ध्यान देना है, ये क्षेत्र में जो मिट्टी है बार बार बाढ़ आ जाने के कारण इसको हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं।
ये एक जलोढ़ मिट्टी ही है, लेकिन जो नए जलोढ़ होते हैं उसको हम लोग खादर कहते हैं। और खादर मिट्टी में बहुत ज्यादा ये उपजाऊ भी है, बाढ़ से डूबता हर साल। इसके बाद जो मिट्टी देख रहे हो यही है बल सुंदरी मिट्टी। बल सुंदरी मिट्टी को ही हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये एक जलोढ़ का ही टाइप्स है, लेकिन यहाँ रेत हल्के आ जाते हैं, इसीलिए इसको दोमट कहते हैं। यहाँ पे एक बात और आपको थोड़ी सी समझनी है, बहुत हल्की बात ध्यान देना है। ये गंगा में यहां से हल्का इन क्षेत्रों में हम चलेंगे तो इस मिट्टी को टाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। टाल मिट्टी का मतलब है बरसात के समय डूब जाना और बरसात खत्म होने के बाद यहाँ खेती करना। इसीलिए इसमें खरीफ फसल नहीं होते। खरीफ का मतलब धान वगैरह नहीं होंगे, डूब जाएगा। रबी बहुत अच्छा होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा टाल मिट्टी, तो ये गंगा के क्षेत्र में टाल मिट्टी है बिहार में। आप लोग नाम सुने होंगे, मोकामा का टाल, बढ़िया का टाल, ये सब जो टाल क्षेत्र है वो गंगा के किनारे का क्षेत्र है जो बरसात में पूर्णतः डूबा होता है। बाकी ये जो बेल्ट आप सारे बच्चे देख पा रहे, ये बेल्ट में बाढ़ बहुत पहले आया था, कभी कभी आता है जलोढ़ मिट्टी, लेकिन यही पुराना जलोढ़ है। पटना वगैरह के हिस्से में पुराने जलोढ़ मिट्टी हैं और ये पुराने जलोढ़ मिट्टी यही हमारा बांगर कहलाता है। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते, नए जलोढ़ को खादर कहते। यहाँ पे तुम देखोगे जिनका घर पटना जिला में है, जहानाबाद है, अरबल है, गया है, इन सभी हिस्से में लोग बाढ़ हर साल नहीं आते। ये लोग याद रखेंगे, बूढ़े बुजुर्ग से पूछेंगे क्या बाबा बाढ़ आया था, तो कहेंगे बाबा की बाबू 76 में वहां तक ठेक गया था। 1976 में ठेका था, फिर बाढ़ नहीं आया, यानी 76 के बाद बाढ़ ही नहीं आया। अब सोचो तो, जहां 50 साल 40 साल पहले का उदाहरण, इसीलिए वहां पुराने जलोढ़ और पुराने जलोढ़ बांगर है। यहां जाके पूछो ना कोसी वगैरह के क्षेत्र में कि किशनगंज में जाओ, इधर के क्षेत्र में जाओ, क्या बाढ़ आया था, कहेगा हर साल, पिछले साल भी डूब गया था। यहाँ पे एक खास ईयर में है, इसलिए इसको बांगर कहा। और निचला बेल्ट जो देख रहे हो, ये जो हमारा निचला हिस्सा है, ये बेल्ट हम लोग अभी देखे कि यहाँ पूरा हमारा एक पहाड़ है, धारवाड़ श्रेणी का चट्टान। और वो चट्टान जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे बलथर मिट्टी है, छोटे छोटे खेत हैं, जिसका नवादा में जमीन है, गया में है, जमुई में है, बांका में है। जोत का आकार छोटा हो, इसमें ऊंचे ऊंचे मेड़ होंगे, पहाड़ी क्षेत्र आपका होगा, और इसीलिए यहाँ बलथर जमीन है। इसको लाल और पीली मिट्टी के नाम से भी जानते। तो ये देखो, पूरे बिहार की मिट्टी आप सारे बच्चे समझ गए। मिट्टी जैसे ही समझ गए तो हम लोग जस्ट मॉनसून समझें, और इसीलिए अब हम लोग मॉनसून के बारे में हम लोग अभी जस्ट ध्यान देंगे। देखो, जो बच्चे बिहार का मॉनसून समझ गया, सॉइल समझ गया, कृषि समझ गया, मजा आ गया। फिर भूगोल में तो इसकी आत्मा निकल के बाहर आ गई। दो ही उपाय है बाबू। एक उपाय है कि कॉपी पूरा पीडीएफ लो, ये लो, असाइनमेंट लो, नोट्स लो, और सब नोट्स लेकर के आत्मा विहीन नोट्स, डेड बॉडी ऑफ बिहार स्पेशल, कई लड़का वही करता है। हम मैप पे क्यों 10 मिनट दी, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो जिला क्लियर है उसी पे मूवमेंट। अब जिस बच्चे का जिला क्लियर नहीं है, लाख कोशिश करो, आत्मा ही नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं है, उसको घुमाएगा तो बनेगा ही नहीं। अब देखो, अभी हम चल रहे हैं बिहार की जलवायु। अब बहुत ही बढ़िया से आपको समझना है। पहली बात तो सारे बच्चे ये समझ रहे हो कि बिहार का जो रेंज है, हम लोग कर्क रेखा से ऊपर, और इसीलिए जो क्षेत्र कर्क रेखा से ऊपर है वहां पर जो क्षेत्र होता है, ये हमारा, ये जो है, दो बात भूगोल में आप पढ़े होंगे, कर्क और यहां पर जो है ये बेल्ट का नाम, ऊपर आओगे तो ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है, ऊपर शीत कटिबंध।
यानी बिहार कर्क से ऊपर होने के कारण हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आते हैं। अब दूसरा, बिहार में जो जलवायु है, कैसी जलवायु है? तो बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। हम लोग के यहाँ खास मौसम में बरसात में वर्षा होती है और इसीलिए मानसूनी जलवायु। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के मानसून में हम लोग के यहाँ दो तरह के मानसून होते हैं, बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागर का मानसून। बिहार में हमारा बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है और इसीलिए यहाँ मानसून कहां से आते हैं? बंगाल की खाड़ी। आपसे पूछा जाएगा बिहार में मानसून कब प्रवेश करता है? सभी बच्चे एकदम तेजी से आंसर दोगे। 1 जून को, 15 जून को, 15 जुलाई को, यहाँ पे आपको देगा 10 मई को। बिहार में मानसून कब प्रवेश करता है? जल्दी से आंसर दे दें। हम समझते हैं सारे बच्चे को इसका आंसर एकदम मालूम। बिल्कुल, देखो कई बच्चे बहुत ही बढ़िया बेजोड़ बताया है, 1 जून को, बहुत बढ़िया। तो भारी नालायक हो, नालायक 1 जून को मानसून भारत में एक केरल के तट से टकराता है। मैं देख पा रहा हूं बहुत नालायक लोग 1 जून मारा है। ये लोग पक्का खाली सेट बना के रट गया। सेट बना के रटेगा तो यही सब उल्टा पुल्टा होगा, चॉइसे में दे दे। 1 जून को केरल से टकराता है। तुम्हें क्वेश्चन बिहार दे रहा है, बिहार, तो यहां आते आते 15 जून को मानसून प्रवेश करती। तो अब हम लोग ये समझे, मतलब 1 जून नहीं आंसर होगा। ये बात एकदम बिल्कुल दिमाग में आपको सेट रखना है। 15 अक्टूबर तक वापस निकल जाती है। दूसरी बात, मानसून के साथ साथ बिहार में चक्रवातीय वर्षा भी कभी कभी होती है। कई बार आप सुने होंगे साइक्लोन आया, चक्रवात आया। इधर हाल फिलहाल में सारे बच्चे सुने दाना चक्रवात से खूब वर्षा हुआ। चक्रवात की बात आपने सुना, अक्टूबर में आया था, 24 अक्टूबर। तो चक्रवातीय वर्षा भी बिहार में होती है और ये चक्रवात हमारे बंगाल के खाड़ी के मानसून जो चक्रवात है उससे यहाँ वर्षा होती है, अरब सागर के चक्रवात से नहीं होती। क्यों नहीं होती सर? ये देखो, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण वो उधर चला जाता है। अरब सागर के चक्रवात बहुत रेयर केस में इंडिया में प्रवेश करते हैं। आजकल प्रदूषण वगैरह होने के कारण, यहाँ फैक्ट्री ज्यादा लगने के कारण अब कभी कभी सुनने को आता है, पहले नहीं आते। और इसीलिए हम लोग के यहाँ बंगाल के खाड़ी के चक्रवात से वर्षा होते हैं। इस चक्रवात के बीच में हाई टेम्परेचर होते हैं। जब समुद्र में हाई टेम्परेचर होते हैं तो आसपास की हवाएं इसको घेर लेती है, इसी को चक्रवात का। गांव में आप लोग देखे होंगे, किसी दो आदमी का टेम्परेचर हाई हो गया, हाई टेम्परेचर, फैटी, तो फैटी शुरू कर दिया तो सब लोग झुंड में आके देखना शुरू किए। जैसे जैसे मारते मारते आगे बढ़ा, पूरा भीड़ आगे बढ़ रहा है तो सब लोग मुस्कुरा रहा है कि वाह, दिस इज साइक्लोन, यही चक्रवात, यही चक्रवात है। इस समुद्र में वही हाल होते। अब चक्रवात तुम समझ गया हो। गांव में जब देखना कि लड़ाई शुरू है और देखना कि फैटी चल रहा है और उसमें देखना कि पूरे भीड़ बढ़ते जा रहा है देखते हुए, तो समझ लेना कि वो साइक्लोन ऐसे ही आता है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो बिहार की दोनों बात चले, एक जलवायु में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आते हैं और यह प्रश्न है कोपिन्स। बहुत तेजी में कोपेन की बात समझा दें तो देखो, कोपेन ने अपना दो तरह से पूरे वर्ल्ड को समझाने का प्रयास किया, एक वर्षा से, एक वन से। इसने कहा पूरे वर्ल्ड में हमारी दो तरह की बात। एक बात वर्षा पे है, कुछ ऐसे जगह हैं जहां वर्ष भर वर्षा होते हैं, कुछ ऐसे हैं जहां ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है, माने गर्मी में वर्षा नहीं होता है, बाकी ठंडा में वर्षा होते हैं। कुछ ऐसे हैं जहां शीत ऋतु शुष्क है, ठंडा के दिन में नहीं वर्षा होती है, गर्मी में वर्षा होती है। इसका संकेत एफ है, इसका एस है, इसका डब्ल्यू है। उसने एक संकेत दिया, सिंबल दी। बहुत बढ़िया से समझना, नहीं तो कई बच्चे कोपेन की थ्योरी जिंदगी भर नहीं समझ पाते। जो खाली नोट्स फोर्ट्स पे है उसको तो कोपेन की थ्योरी कभी जन्म में समझ में नहीं आएगा। और हम अभी तुमको चुटकी में समझाएंगे, लगेगा कि सर कोपेन एकदम आसान।
इसमें वन हमारे देखें तो वन तीन तरह का हो सकता है। एक विश्वतीय वन हो सकते हैं, विश्वतीय वन हो सकते हैं, एक शीतोष्ण वन हो सकते हैं जहां शीत और उष्ण दोनों होते हैं, और एक मध्यम वन हो सकते हैं। ये मध्यम वन हो सकते हैं। इसका उसने एक कोडिंग दी। ये कोडिंग क्या दिया भाई? तो कोडिंग इसने दिया कि इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे। अगर वन नहीं है, गर्मी के कारण वन नहीं है, मरुस्थल के कारण वन नहीं है, तो इसको बी कहेंगे। मरुस्थल का क्षेत्र कहीं है तो बी कहेंगे। और अगर कहीं बहुत ठंड के कारण नहीं है तो उसको हम लोग एक अलग कोडिंग से देंगे, और एक कोडिंग हमारा ध्रुवीय क्षेत्र का होगा, वो ई कहेंगे। तो देखो ये पूरे एक कोडिंग है। यानी अभी जस्ट आपको हम समझाएं, किसी भी जगह को कोपेन ने एक कोडिंग से समझाया, और उस कोडिंग को सारे बच्चे समझो। विश्वतीय वन का मतलब क्या होता है? डेली वर्षा, बहुत गर्मी, यहाँ बहुत घने वन होते हैं। क्योंकि डेली वर्षा है, नीचे से लताड़ पूरे पेड़ पर छाया हुआ, ये विश्वतीय वन। और जहां विश्वतीय वन होगा उसको हम लोग ए से लिखें। दूसरा नंबर ध्यान रखना है, जहां शीत और उष्ण, गर्मी और ठंडा दोनों हो, यानी ठंड भी पड़ रहा है, गर्मी भी पड़ रहा है, तो वहां के वन के लिए पतझड़ वन भी मिलेंगे, वहां सी का कोडिंग देना है। जहां मध्यम रेंज है, न बहुत गर्मी न बहुत ठंडा, वहां डी देना है। मरुस्थल है, खाली बालू है, तो बी लिखना है। बहुत ठंड है, ध्रुवीय क्षेत्र है, तो ई लिखना है। जैसे भारत में हम कहें लेह लद्दाख, तो वहां एकदम ठंड, बर्फ गिरने के कारण वन विहीन है, तो वहां का कोडिंग ई चलेगा। जैसे हम चले तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में तुमको क्वेश्चन में अपने से समझना है कि नीचे के क्षेत्र के किनारे है, विषुवत रेखा के किनारे है, और तमिलनाडु में गर्मी शुष्क है, ठंडा में वर्षा होती है, तो कोडिंग के लिए एस चले। और अब हम समझते हैं कि सारे बच्चे अब बिहार को अच्छा से समझ गए होंगे। क्या बिहार में विश्वतीय वन है? नहीं, बिहार एक शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो सी हो, वन के लिए सी हो गया। ये पूरे के लिए एक कोडिंग यूज करें। अब इसको यूज करो। क्या बिहार में वर्ष भर वर्षा होती है? तो नहीं, वर्ष भर वर्षा होगी तो एफ लिखना है। क्या बिहार का गर्मी सूखा हुआ और ठंडा में वर्षा है? तो नहीं। क्या बिहार में ठंडा सूखा हुआ गर्मी में वर्षा है? तो यस, इसीलिए सी डब्ल्यू चलेगा। सी वन के लिए है, डब्ल्यू वर्षा के लिए, और यहां से गंगा नदी पार करती है, इसीलिए कोपेन ने इसमें जी का प्रयोग किया। और इसीलिए यह क्वेश्चन 2-3 बार बीपीएससी में आ गया है। अब इसमें आपको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा बिहार की जलवायु है, तो आपको कहना है कि सर सी शीतोष्ण वन है, डब्ल्यू यहाँ विंटर शुष्क है, गर्मी में पानी पड़ता है, और गंगा का बेल्ट है, इसीलिए सी डब्ल्यू जी। अब हम लोग ये समझ गए कि सारे बच्चे को अब बिहार की जलवायु कोपिन का भी पूछता है, सारे बच्चे को बिल्कुल स्पष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट अभी वर्क करेंगे, ये होगा वन। एक क्वेश्चन यहीं से आए, बहुत ही बढ़िया से सुनते जाएगा। जो बच्चे एकदम हमारे साथ ध्यान देते जा रहे, मौज है, मस्ती है, उसको कहीं दिक्कत नहीं। वन में हम लोग देखें अभी तक 2021 के रिपोर्ट से ही क्वेश्चन आए। 2021 में कहता है कि 9722 वर्ग किलोमीटर में बिहार में हमारा वन है। हम लोग को पर्यावरण के संतुलन के लिए 33% हिस्से में वन होना आवश्यक है, जबकि बिहार में अभी सिर्फ 10.3% हिस्से में ही वन है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इसमें बताओ बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है। अभी जस्ट हमने आपको समझाया था कि बिहार के कैमूर जिले में सबसे ज्यादा वन है। दूसरा सबसे ज्यादा वन का जिला कौन है? तो आपको अभी जस्ट समझाए थे, पश्चिमी चंपारण है। तीसरा सबसे ज्यादा कहां होगा? तो रोहतास होगा। हमने आपको समझाया है कि जहानाबाद, पटना, ये सभी जो सेक्शन देख रहे हैं,
वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है कि वो सभी समतल उपजाऊ जमीन होने के कारण वहां वन नहीं के बराबर। तो अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ज्यादा वन तो कैमूर, दूसरा सबसे ज्यादा वन तो पश्चिमी चंपारण, तीसरा तो रोहतास। यहाँ उल्टा प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बिहार में सबसे अधिक सघन वन कहाँ है? अभी जस्ट आपको समझाया थे, सघन कहाँ होगा? जहां पानी ज्यादा हो, और वो हिमालय का बेल्ट होगा, कैमूर दक्षिण में है, ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए सबसे ज्यादा सघन वन में पहला स्थान पश्चिम चंपारण का होगा। ये अगर क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा वन कहाँ, तो कैमूर। हाँ, अगर यही क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा खुला वन कहाँ, ओपन फॉरेस्ट की भी बात करें, तो ये भी फिर कैमूर ही हो जाएगा। यानी कैमूर दो में मारना, खुला वन सबसे ज्यादा, वन सबसे ज्यादा, दोनों में कैमूर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में रहे सबसे ज्यादा सघन वन, तो आंसर पश्चिमी चंपारण होगा। तो हम समझते हैं कि वन का ये हिस्सा सारे बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो। अब यहां से बिहार में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। आपको पहला नंबर ये ध्यान रखना है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, VTR। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करेगा तो आप समझ पा रहे होंगे, वही सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर की पहाड़ी, पश्चिमी चंपारण में, ये आपको ध्यान रखना है, VTR स्थित। यहाँ पे बाघ बिहार में सबसे ज्यादा यही है। बिहार में एकमात्र बाघ रिजर्व आपका है जो पश्चिम चंपारण में। दूसरा इसी प्रकार से पूछा जाए, गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान। तो आप सारे बच्चे नाम से ही समझ रहे हो कि गौतम बुद्ध है, तो कहां से होगा, तो गया से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, भीम बांध नेशनल पार्क। अब देखो, ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रश्न माने जाएंगे। आपको जैसे ही भीम बांध कहेगा तो आप समझ लोगे कि वो भीम बांध कहाँ है, मुंगेर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आपको मेन जो क्वेश्चन है एकदम दिमाग में सेट रखना है कि भीम बांध कहाँ है, तो मुंगेर। अगला एक दे, जल्दी से सोच के बताओ, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जल्दी बताओ, उदयपुर कहाँ है, फटाफट एकदम फास्ट चलोगे। उदयपुर कहाँ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया। उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये पश्चिमी चंपारण। उदयपुर कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण। आपको ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव हैं। अब क्वेश्चन आपको देगा कि बताओ, राष्ट्रीय जो जलीय जीव डॉल्फिन है, इसके लिए आपको NDRC, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, कहां स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में कहां स्थित है? तो आपको दो बात सारे बच्चे को ध्यान रखना है, जिसमें बहुत बच्चे खूब गलती करते हैं। अगर विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र पूछा जाएगा, विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र, तो आपको ध्यान रखना है कि विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र कहाँ है, तो ये आपका भागलपुर में स्थित है। लेकिन अगर यही पूछा जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो ये पटना में स्थित। दोनों बात ध्यान रखना, नहीं तो कई लड़का केवल भागलपुर ही मारता है। और इसीलिए आपको हम समझाए कि आपको एकदम दिमाग होश में रखना है। अगर अभ्यारण्य पूछेगा तो भागलपुर होगा, रिसर्च सेंटर पूछेगा तो पटना होगा। और इसीलिए ये सारे बात एकदम क्लियर रखना है बिल्कुल। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हमारा NIT पटना घाट पे रखा गया, तो ये पटना। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो कई हमारे बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य है। और इस बार हमें ज्यादा संभावना यहीं से लग रहा है, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। जैसे पक्षी अभ्यारण्य में आपसे पूछा जाएगा कांवर पक्षी अभ्यारण्य, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य,
इसमें बड़ेला सलीम पक्षी अभयारण्य, बड़ेला सलीम पक्षी अभयारण्य, नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट और सारे बच्चे को अभी एकदम एक एक करके हम चलेंगे, सबको एकदम ध्यान रखना है। बोलो कांवर क्षेत्र कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कांवर क्षेत्र कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है कांवर क्षेत्र बेगूसराय। कुशेश्वर क्षेत्र कहाँ है? दरभंगा। बड़ेला सलीम कहाँ है? तो ये वैशाली। नागी कहाँ है? नकटी कहाँ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। नागी और नकटी दोनों ही जमुई में स्थित है। अब यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न, पहले एकदम सारे बच्चे अभी तुरंत याद करो। जब हम कहें कांवर क्षेत्र तो कहना अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, कांवर के नाम लेगा तो हम बिक देंगे तुमको, बेगूसराय। कुशेश्वर तो कहना ही में सर लगे हुए हैं, कुशेश्वर, सर आने पर हमको थोड़ा डर लगता है, दरभंगा। कुशेश्वर माने सर, दरभंगा। बड़ेला सलीम, जब कहेंगे सलीम तो कहना कि शर्म लगता है, सलीम किससे? तो शाली से, वैशाली। नागी और नकटी, तो आपको ध्यान रखना है कि नाक में नकटी जम गया है, जमुई। ये दिमाग में आपको एकदम सेट रखना है, भुलाने वाला नहीं रहेगा। इसी में आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाएं, जो इस बार के लिए क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जो बच्चे इस बार बीपीएससी दे रहे हो, बहुत संभावना है इस क्वेश्चन को बनाने। इसमें ये जो बड़े बड़े ये सभी झील है, इन सभी को वेटलैंड्स घोषित किया गया, जिसको रामसर स्थल भी कहते हैं। ये ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं से रामसर स्थल घोषित किया गया है। और ये रामसर स्थल दिमाग में आपको सेट करना है कि ये रामसर स्थल बिहार में कितने हैं? तो 3। बिहार का पहला रामसर स्थल 2020 में कांवर क्षेत्र को घोषित किया गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे जब कहें कांवर क्षेत्र तो आप कहना कि समझ गए 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित है। और सबसे इंपॉर्टेंट 2024 में बिहार में नागी और नकटी दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया। इसीलिए तुमको हम कहे नागी और नकटी दोनों इंपॉर्टेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, जो समझ गया होगा, ये भारत का 39वां ये हमारा रामसर स्थल था। और ये बिल्कुल कई बच्चे का एकदम सही कमेंट चल रहा है, 81वां और 82वां रामसर स्थल है। क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है कि भारत का 82वां रामसर स्थल तो नकटी क्षेत्र हो गया जमुई का, 81वां नागी, ये भी जमुई में। इसमें बिहार सरकार इससे पहले ही वर्क कर चुकी। बिहार सरकार इसमें एक पक्षी का पूरे कार्यक्रम रखे, और ये पक्षी कार्यक्रम जो रखे थे, इस कार्यक्रम का नाम रखे थे कलरव। कलरव जो है ये पूरे पहले ही बिहार सरकार का चल गया था। और ये नागी और नकटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया। तो अब हम समझते हैं कि सभी बच्चे को ये पूरे कांवर तो बिक देंगे, पढ़ने वाला उम्र है। कुशेश्वर तो सर दर रहे हैं, दरभंगा। बड़ेला सलीम तो सलीम कहने से शर्म लग रहा है, साली से। और नागी और नकटी ये जमुई। तो हम समझते हैं कि सारे बच्चे का ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें थोड़ी सी बारी हम लोग चल रहे हैं, आपको हल्का कृषि से समझा दें और तब एक नदी से समझ लोगे। और नदी से समझने के बाद तब बड़ा इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं, सारे बच्चे तैयार रहो, क्वेश्चन का धुआंधार उड़ाएंगे। एक नजर इतना के बाद जब क्वेश्चन बना लोगे तो तुम अपने घर में 5 घंटा पढ़ोगे उसके बराबर होगी। देखो बिहार स्पेशल तो हमारा सबसे फेवरेट विषय है। बिहार स्पेशल जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे बीपीएससी में, हम खुद ही 50-60 घंटे पढ़ाते हैं। 60 घंटा के बाद बिहार स्पेशल में कहीं कुछ बचता नहीं। लेकिन आपका हम खुद प्रयास किए हैं कि एकदम न्यूनतम समय में कैसे इसको एकदम बांध दिया जाए, कंपैक्ट किया जाए। और तब उसके बाद अभी मुझे मालूम है जो बच्चे का थोड़ा बहुत शिकवा है, शिकायत है, कुछ नहीं है, 13 तारीख से परीक्षा हॉल से बाहर आओगे सब दूर हो जाएगा। क्योंकि हम तुम्हें
ये लड़ जाएगा, ये भिड़ जाएगा, यही आएगा और हुआ हुआ करो, ये नहीं सिखाया। जितना दिन पढ़े होगे, हमने एक गंभीर क्लास दिया है, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, चाहे जो विषय हो, ज्योग्राफी हो, हमने जो पढ़ाया है इतनी गहराई से दिया है कि हमें मालूम है कुछ भी पूछेगा तो हमारे बच्चे बना के आए। और इसीलिए 13 तारीख का डिस्कशन में हम लोग फिर शामिल हो, उसमें तुम खुद देखोगे कि हमारे साथ कई, इसमें तो नए नए टीचर भी आपके दिल्ली से कई विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हम मानते हैं कि आपके लिए तैयार हुए हैं, कॉपी खुद जांचेंगे मेंस में। हमने आपको बताया कि तुम मुझे पीटी रिजल्ट दो, हम तुम्हें मेंस देंगे। तुम पीटी रिजल्ट दो, तुम्हें ये चिंता नहीं करना है कि लिखने नहीं आता है, कैसे 2 पन्ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम गारंटी लेते हैं। तुम्हें अवश्य इतना अच्छा लिखने आएगा कि रिजल्ट तक पहुंचोगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि हम तुम्हें जीरो से चलेंगे और तुम्हारे साथ हीरो हीरो लोग हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी कॉपी जांचने के लिए तैयार हैं। कौन? जाने माने भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, नाम सभी लोग सुने होंगे, अर्थशास्त्र की सबसे अच्छी पुस्तक जिनकी आती है पूरे भारत में, जिनकी पुस्तक प्रचलित है, TMH टाटा मैग्रवाल हिल के राइटर हैं। सारे बच्चे को मालूम होगा, TMH के लेखक जो इकोनॉमिक्स के राइटर हैं, सबसे विद्वान टीचर का जो किताब है, बताओ कौन से राइटर है। हमारे भी सौभाग्य से गुरु रहे हैं और उनके साथ बातचीत इधर दिल्ली में हुई और वो तैयार हैं कि हम आपके साथ बच्चों को एकदम अंतिम तक हम भी खींचने में मदद करेंगे, रिजल्ट देंगे। और ये टीचर का नाम TMH के राइटर, मैं चाहता हूं आपके द्वारा आ जाए, आपके द्वारा इनका नाम आया कि हाँ, इकोनॉमिक्स में टाटा मैग्रवाल हिल का, या घर में जिनका भी इकोनॉमिक्स का क्लास, जो बच्चे कोई किताब खरीदे हो, तो वो किताब निश्चित रूप से इनकी किताब सभी के पास होती। तो बिल्कुल एकदम, कई बच्चे हैं, ये शिक्षक हैं रमेश सर, रमेश सिंह, ये आप देखोगे टाटा मैग्रवाल हिल के ये राइटर हैं। और रमेश सर ये इकोनॉमिक्स के जाने माने विद्वान शिक्षक हैं और ये तैयार हैं आपके साथ कॉपी डिस्कशन के लिए। रमेश सिंह आपके साथ जो है तैयार हैं इधर क्लासेस के लिए, और मेंस के बैच को ऐसे ऐसे विशेषज्ञ जो शिक्षक हैं, ये टीम के द्वारा आपका होगा। पॉलिटी में आपके लिए तैयार है, अभी पूरे PW को लीड किए, पूरे अन अकेडमी को पूरे चलाए, और वो टीचर आप सभी लोग नाम सुने होंगे, दीपक सर। तो दीपक सर पॉलिटी में आपके मेंस के साथ हो। तो इंडिया के, अभी मैंने बताया, अभी सारे टीचर से आपको हम चलेंगे, तो सारे जो लोग हैं, हमने इसीलिए बताया कि तुम हमें पीटी का रिजल्ट दो, हम तुम्हें मेंस का देंगे। ये क्यों कहें? कारण सिर्फ एक, क्योंकि अब जो हमारे साथ टीम है, इनिशियल जिनको कुछ नहीं आता है, हम हैं, बढ़ाए, और फिर हम अपने विषय हिस्ट्री में हैं, बाकी विषय के भी किए, और बाकी जो विद्वानों का समूह है वो आपको इतनी मदद करेंगे, चेक करेंगे, रिमार्क्स देंगे, आइडियल आंसर देंगे कि आपके अंदर एक उत्साह, ऊर्जा गजब का बढ़ेगा, वो भी न्यूनतम शुल्क में। पटना में लूट मचाए हुए हैं कई लोग, 50,000 और 40,000 ये सब फी रखे हुए, और हम तुम्हें इंडिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर का जो टीम देंगे उसमें भी ये जीरो हटा के हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम है जिसके कारण हम सोच रहे हैं, और जल्द ही हम लोग इसको अमली जामा पहनाएंगे, मूर्त रूप देंगे, और बड़ा मजेदार फेज आपका इसमें आएगा कि हाँ सर एकदम जबरदस्त हम लोग का हो गया, तो ये चलेगा। चलिए अभी हम लोग देखें कृषि में, एकदम तेजी में हम लोग फटाफट चले। बिल्कुल देखिए, रमेश सिंह, कई बच्चे एक नाम लिखे हैं अभी, और वो सौभाग्य से हो सकता है कल या परसों, कल भी हो सकता है, रमेश सर का आपका 1 घंटे का इकोनॉमिक्स का क्लास इसी चैनल पर लाइव हो, इसी चैनल पर लाइव हो। जो आपके रमेश सर आप लोग अभी तक किताबों में नाम देखे थे, वो आपके लाइव रहेंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स की क्या समस्याएं हैं वो आप लोग को खास बहुत ही बढ़िया से सब क्लियर करेंगे। ऐसे निबंध के लिए भी आपके साथ इतने विशेषज्ञ टीचर जुड़ रहे हैं कि जिनका हर अखबार में आलेख छपता है, वो टीचर आपके साथ निबंध में रहेंगे। हम लोग इनिशियल फेज से शुरू कर रहे हैं, तो इसीलिए एकदम पूरे पूरे जबरदस्त होने वाला है, और वो सारा धूम हम लोग 13 को आपको देंगे, अभी इंतजार करिए। बाकी हमने पहले भी बताया, सब जगह से थक जाओगे तो मेरे यहाँ मजा है। नए लोग को मजा नहीं आता, क्योंकि हमारे क्लास में हुआ हुआ नहीं होता, बिना मतलब नौटंकीबाजी नहीं होती है, सिर्फ पढ़ने आए हो तो मजा आएगा।
बाकी नए लोग को सिर्फ पढ़ना नहीं रहता, उनको हुआ हुआ करे, थोड़ा शायरी सुने, नया चीज सुने, तो वो हमारे यहाँ नहीं होता है। ये एक दुखद बात है फ्रेशर के। बाकी सब जगह से थकते हैं तो उनके लिए मजेदार हो जाता है। तो चलिए अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी कृषि से हम चले। हाँ, कितने बजे लाइव आएंगे तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर से जुड़े रहेंगे, सारे रूटीन वहां अपडेट हो जाएगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए। एक बच्चे हैं, सॉरी सर हम आपसे दरोगा बैच नहीं पढ़, कोई बात नहीं बाबू, कहीं हमें किसी टीचर से एलर्जी नहीं, कहीं किसी टीचर से एलर्जी नहीं, आप कहीं पढ़ रहे हो, हमारा भी जहां सहयोग चाहिए हम आपके साथ है। बाकी कहीं ये नहीं है, बाकी कोई टीचर कोई गुरु नहीं होता। बीपीएससी गुरु, दरोगा गुरु, सिपाही गुरु, ये सब जो है नौटंकीबाज गुरु होते। गुरु सिर्फ आपके मार्गदर्शक होते, बाकी ये कर दिए वो कर दिए, धरती हिला दिए, तो वो सब नौटंकीबाजी में ज्यादा दिन तक नहीं चलते। बाकी वहां खुद तुम बड़े बच्चे हो, छोटे नहीं हो, सभी क्लास जो तुमको लगता है कि हाँ इनका ऐसे नाम सुने हैं, 5 दिन पढ़ो, सबका पढ़ लो, जो तुम्हारे दिमाग में एडजस्ट करे कि हाँ यहाँ हम ज्यादा सोचते हैं, यहाँ से हमारा समझ शक्ति बढ़ रहा है, वहां एडमिशन लो, चाहे हम हो चाहे कोई हो, सब अच्छे। टीचर अच्छे खराब नहीं होते हैं, आपकी आवश्यकताएं अच्छे और खराब उनको बना पाते हैं और कुछ नहीं। बाकी कई लोग का काम कम, ढिंढोरा थोड़ा ज्यादा होता है। तो चलिए अब इसमें हम लोग नेक्स्ट चले, कृषि की बात चले। कृषि में मेन एक ही चीज आते हैं, फसल और उत्पादन में प्रथम। उत्पादन में प्रथम, जल्दी सारे बच्चे बताओ, चावल के उत्पादन में प्रथम जिला कौन है? जिला ही पूछेगा। चावल के उत्पादन में प्रथम जिला कौन है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। चावल के उत्पादन में सारे बच्चे को मालूम होगा, चावल का उत्पादन बिहार में सबसे ज्यादा रोहतास जिले में है। वेरी गुड। अगर हम कहें गेहूं के उत्पादन में प्रथम जिला कौन है, तो फिर हमारा रोहतास ही होगा। दलहन के उत्पादन में प्रथम कौन है, तो दाल सबसे ज्यादा पटना जिला होगा। जल्दी बोलो, जूट के उत्पादन में प्रथम जिला कौन है? अरे बिहार स्पेशल चल रहा है नालायक, पश्चिम बंगाल मत मार, अभी बिहार स्पेशल चल रहा है, इसलिए सिर्फ बिहार की बात करो और कुछ नहीं। जूट के उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान किसका है? तो बिल्कुल सही आंसर पूर्णिया। जूट के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो ध्यान रखना है पूर्णिया का, जूट में पूर्णिया फर्स्ट है। इधर अगर ये पूछा जाए चाय का उत्पादन, हाल फिलहाल में बिहार में चाय का उत्पादन प्रारंभ हुआ है, तो बोलो चाय के उत्पादन में बिहार में किस जिले में प्रारंभ हुआ होगा? तो बिहार में अभी हमने बताया चाय किशनगंज में होगा, जो किसके नजदीक है? तो आप देखिए दार्जिलिंग के नजदीक है, और यही किशनगंज का एक जगह है ठाकुरगंज, और यही ठाकुरगंज से चाय की खेती प्रारंभ हुई। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कृषि में हो गया। अब एक सबसे अंतिम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बिहार की नदी। अब जो लड़के बिहार की नदी हमारे साथ 5 मिनट बढ़िया से धैर्य से रहोगे, एकदम आराम से, सारे नदी के बाद क्वेश्चन का राउंड, क्वेश्चन राउंड अगर आप एकदम ठीक कर लिए तो आपके लिए मस्ती मस्ती है, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे हमारे साथ एकदम ध्यान से इसमें समझिए। अब देखिए अभी हम लोग जस्ट चल रहे हैं, ये बिहार के फेज को आपने समझा, बिहार के ठीक बीच से एक नदी गुजरती है, और इस नदी को हम लोग गंगा नदी कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये नदी हमारा गंगा नदी, यानी बिहार में सिर्फ एक ही रिवर। अब 5 मिनट एकदम कमेंट बंद कर दीजिए और खूब बढ़िया से हमारे साथ समझिए, ध्यान जहां अच्छा से दिए तो क्लियर। बिहार में एक लौता नदी है गंगा नदी, इसकी ट्रिब्यूटरी ही पूरे आपको पढ़ना है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, इसके ऊपर उत्तर बिहार है और इसके नीचे दक्षिण बिहार। ज्यादा बाढ़ की समस्याएं उत्तर बिहार के हिस्से में, दक्षिण बिहार में बाढ़ कम आते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी बिहार के 12 जिले से गुजरती है। यहाँ पे ये बक्सर जिला में प्रवेश करती है, और यहाँ पे जो लास्ट होता है आपको बताना है गंगा नदी किस जिला से अंतिम होती है। जल्दी आंसर करो। बक्सर से इन करती है, और बिल्कुल सही कई बच्चे ने बताया
यहाँ पे आपको याद होगा हार था, तो कटिहार से बाहर निकलती, तो बक्सर से इन किया, कटिहार से बाहर निकला, 12 जिले में चल। इसमें सबसे लंबा जिला में ये जो चलता है, ये हमारा पटना जिला में। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा, तो आपको ध्यान रखना है कि गंगा की लंबाई पटना जिला में सबसे ज्यादा है। 12 जिले की बात आप समझ गए। अब यहां से एक एक करके सारे बच्चे ध्यान से सुनो। बिहार के उत्तर सहायक नदी के चले तो ये देखो एक नदी है, इस नदी का नाम है सरयू नदी, जिसको घग्घर नदी के नाम से जानते हैं। घग्घर नदी सारे बच्चे यहीं पर पढ़े होंगे, आगे पढ़ोगे भी। घाघरा की जो युद्ध है, बाबर के घाघरा की लड़ाई, तो घाघरा की लंबा जो लड़ाई है, ये लड़ाई में पटना तक, बिहार तक हमारा बाबर पहुंच गया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें, घग्घर नदी यहां से आती है, लेकिन बिहार में बहुत कम दूर रहने के कारण बिहार में यह बाढ़ का कारण नहीं। इसीलिए आपसे कभी भी पूछेगा कौन सी नदी बिहार में बाढ़ का कारण नहीं है, तो घग्घर नदी। इस साइड में अगर हम चलें तो आपको ध्यान रखना है कि इधर से एक नदी है, आपसे पूछा जाए ये बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, बताओ ये कौन सी नदी है? जल्दी से आंसर दीजिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा बिहार के उत्तर सबसे पूर्व नदी कौन है, सबसे पश्चिम नदी कौन है। ये नदी मंदाकिनी नदी है, तो ये आपको मंदाकिनी हो गया। आप सारे बच्चे को क्लियर हो गया कि इधर गंगा के सबसे उत्तर पश्चिम सहायक नदी और सबसे उत्तर पूर्व सहायक नदी। यहां से अब एक एक करके चले। ये नदी देखो ऐसे आ रही है और बिहार में यही यहाँ पर इन कर रही है, बिल्कुल महानंदा, सॉरी मंदाकिनी का है, महानंदा रिवर है। तो ये महानंदा रिवर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ बिहार के सबसे उत्तर पूर्व नदी कौन है, तो सही आंसर महानंदा। ये जो देख रहे हो इसी नदी का नाम है गंडक। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। नेपाल में इसका नाम शालिग्राम नदी है। जब वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इसका नाम नारायणी है। नाम भी आपसे पूछ सकता है, शालिग्राम, फिर कौन है, नारायणी। इसके बाद गंडक नदी जो देख रहे हो, इस सोनपुर में गंगा से मिल जाती है, और यहीं पे गंडक और गंगा के संगम पर सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। इसके बाद हम लोग को मालूम है बूढ़ी गंडक, लेकिन बूढ़ी गंडक इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट एक नदी है, इसी का नाम है कोसी नदी। अब आपको सारे बच्चे को ध्यान ये देना है, ये जो आप देखे कोसी, ये हमारे तिब्बत से ही निकलती है। कोसी नदी 7 नदियों का संगम है, और इसीलिए इसको सप्त कोसी कहते हैं। सप्त कोसी का मतलब है 7 नदी मिलकर के फिर ये नदी बनती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा, कोसी नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है, तो आपको याद होगा सीता, सुप्पी, मधुपी, सुप्पी और अड़ी हुई है, तो ये सुपौल से प्रवेश करती। आपसे बहुत अच्छा प्रश्न आएगा कि कोसी मार्ग बदलने के कारण ये बिहार का शोक भी कहलाती, तो आपको अब ध्यान देना है कि सुपौल जिले से इन करती है। कोसी गंगा नदी में किस जिले में मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद है, कटिहार में एक जगह है, इस जगह का नाम है कुर्सेला, और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुर्सेला में एक कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो बिहार का शोक, दूसरा 7 नदियों का ये संगम, तीसरा सुपौल में प्रवेश की, चौथा कटिहार का एक जगह है कुर्सेला, और कुर्सेला में जाके मिल गई। इसके बाद हम लोग देखें बड़ा इंपॉर्टेंट दक्षिण नदी की बात चले। देखो ये सभी नदियां दक्षिण की ओर आ रही है, नीचे आ रही।
इसीलिए इसको गंगा की उत्तर सहायक नदी कहते हैं। लेकिन ये गंगा अगर ऐसे चल रही है तो ये बाएं सहायक नदी, क्योंकि आप अगर इससे तैरोगे तो ये बाएं हाथ की ओर चलेगा और इसीलिए ये बाएं सहायक नदी है। क्वेश्चन कई बार पूछता है कौन दाएं सहायक नदी है, कौन दक्षिण सहायक नदी है, कौन उत्तर सहायक नदी है, कौन सबसे उत्तर पश्चिम सहायक नदी है। सारे प्रश्न आपको दिमाग में सेट रखना। यही गंडक नदी पर एक बांध बांधा गया है, जिस बांध को बहुत पुराना बांध था, त्रिवेणी बांध। त्रिवेणी बांध के कारण इन जगहों पर सिंचाई का बहुत ही उन्नत प्रावधान है। आपसे कभी भी पूछे त्रिवेणी बांध तो आप समझ लोगे कि ये गंडक नदी पर है। बाकी सब देखो, कोसी पर कोसी बांध है, सोन पर सोन बांध है, लेकिन जहां त्रिवेणी अलग नाम आते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, तो अब हम लोग को ये ध्यान देना है, यहाँ पे एक नदी है जो गंगा की सबसे दक्षिण पश्चिम सहायक नदी है, और यहीं से इस नदी को कोई बच्चे पार करेंगे तो वो बच्चे समझ जाएंगे कि अब बिहार इन कर गए। और इस नदी का ही नाम है कर्मनाशा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि कर्मनाशा जो नदी है, वो कर्मनाशा, हर नदी में स्नान करने पर ये माना जाता है कि कर्म अच्छा हो, लेकिन इसमें स्नान करने पर कर्म का नाश हो। धार्मिक रूप से ये अपवित्र नदी है। क्वेश्चन आएगा कौन धार्मिक अपवित्र है, तो आंसर कर्मनाशा हो जाएगा। कर्मनाशा के बाद अगर हम आगे की ओर बढ़े तो यहीं पर औरंगाबाद से यहां इन करके ये नदी जो आ रही है, यही सोन नदी। सोन नदी का बांध हमारा सबसे पुराने बांध में से एक है, और इसीलिए रोहतास का जो जिला है वो भारत बिहार में सबसे सिंचित क्षेत्र है। सबसे सिंचित होने के कारण आपको ये ध्यान रखना है कि इसीलिए यहाँ धान का कटोरा रोहतास। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये सोन रिवर हमारा यहां से आया और दानापुर के पास ये हमारे गंगा नदी में मिल गया। जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो यही गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने किया। बाद में उदयन ने वहां अपनी राजधानी लाया। तो ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सोन हो गया। सोन के बाद थोड़ा सा हम लोग यहां से चलें तो ये थोड़ा आगे सोनपुर से अगर बढ़ेंगे तो फतुहा में जाके मिल जाएगा। इस नदी का नाम है पुनपुन नदी। ये पुनपुन है। अगर हम यहां से आगे गया में बढ़ते हैं तो एक और है जो फतुहा के पास ही मिल जाएगा। इस नदी को ही हम लोग फल्गु कहते हैं। फल्गु पुनपुन में मिलते हुए फतुहा में मिलती है। कई लोग बोलते हैं कि फल्गु को सीता जी श्राप दे दिए थे। सीता जी कहे कि तुम बालू से भर जाएगा, तो इनको कहा गया कि तो तुम गंगा से नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए डायरेक्ट गंगा से नहीं मिलती। और फल्गु नदी के बारे में एक गहराई में क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। फल्गु नदी किन दो नदियों के मिलने से बना है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है दो नदी, एक का नाम है निरंजना और एक का नाम है मोहना। निरंजना और मोहना, ये दोनों नदी जब मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को फल्गु कहते हैं। तो ये फल्गु, ये भी आपको ध्यान में सेट रखना है। निरंजना और मोहना ये दोनों ही आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर हो गया। ये जमुई से एक नदी निकलती है जो यही बिहार से निकल के बिहार में लास्ट होती है। इसमें कोई भी नदी बिहार से नहीं निकल रही। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ गंगा की वह कौन सी सहायक नदी जो बिहार से निकल के बिहार में ही समाप्त होती है। देखें कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हो। बिहार के जमुई से निकलती है और यहाँ पे ये जाके भागलपुर के पास यहाँ मिल जाती है। इस नदी का नाम है बदुआ। अब देखो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है बदुआ गंगा की एक सहायक नदी है। बदुआ कहां से निकलती है, तो जमुई से। जमुई से ही एक और नदी निकलती है जो आगे जाकर के गंगा की सहायक बनती है, इसी का नाम है अजय नदी।
अजय नदी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय रिवर भी कई बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन अजय रिवर बिहार में नहीं मिलती। अजय रिवर बिहार से निकलती है, तो जमुई से निकलती है, लेकिन आगे जाके गंगा दो भागों में बंट जाएगी। एक जो हुगली सेक्टर देख रहे हो, ये हुगली हमारा अजय वहां जाके मिल जाएगा। तो ये आपका अजय रिवर जमुई से निकलती, बदुआ जमुई से निकलती। नदी का ही फेज बिल्कुल सभी बच्चे का क्लियर चाहिए। अब बारी आ रहा है जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब इतना जो पढ़े हो इस पर बीपीएससी के सभी पीवाईक्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे 69वीं तक, हम लोग 69 तक के सभी प्रश्न को अभी चल, उम्मीद करेंगे कि हर बच्चे एकदम सही आंसर देंगे और एकदम तेजी से आंसर देना। हम क्वेश्चन पढ़ देंगे, आप थोड़ा आराम से और तेजी से आंसर देना। क्वेश्चन एक बार सुनो। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है? कौन सा बिहार में है? अब ध्यान दीजिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो VTR अभी जस्ट सुने थे पश्चिमी चंपारण में। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। गजनेर, गजनेर बीकानेर राजस्थान में है। भीम बांध ये मुंगेर बिहार में। तो सही आंसर एक और चार, ये एक और चार। ये देखो पिछले साल का क्वेश्चन है और आज के डेट में बीपीएससी इसी लेवल पे चल रहा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि किस लेवल को बीपीएससी पूछ रहा, वो लेवल को मेन आपको पकड़ना था। तो चलिए बहुत ही सुंदर, मैक्सिमम बच्चे सही किए। दूसरा नंबर प्रश्न सारे बच्चे सुनेंगे। किस जिले में सोना है बिहार में? बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? सारे बच्चे फटाफट आंसर कर दो। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? हमसे पहले आंसर करना। बिल्कुल सही आंसर सारे बच्चे का है, जमुई जिले में सोना पाया जाता है। चलो एक देखो फिर क्वेश्चन आपके लिए है। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये सभी 69वीं पिछले बार का क्वेश्चन है। आप सारे बच्चे पढ़ चुके हो त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर है। सारे बच्चे अभी जस्ट सुने हैं कि गंडक नदी पर ये आपका त्रिवेणी नहर बनाया गया है, तो बिल्कुल सही आंसर गंडक नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोसी मैदान समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? कोसी के मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? 69वीं में विवादित क्वेश्चन दिया। हमने आपको अभी जस्ट समझाया था कि पूरे बिहार की औसत ऊंचाई क्या है, तो 52.7 मीटर। 52.7 मीटर बिहार की औसत ऊंचाई है। कोसी में बार बार बाढ़ आता है, तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र नीचा होगा 52 से, पहाड़ वाला ऊंचा होगा। औसत 52 है, तो 52 से नीचा 30 मीटर ही सिर्फ एक है, तो सही आंसर 30 मीटर। ये सिर्फ आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था कि जिस बच्चे का इंटेलिजेंसी पावर सही है। कोसी मैदान में बाढ़ ज्यादा आते हैं, तो निश्चित बाढ़ ज्यादा है तो 52 से नीचा हो। औसत ऊंचाई 52 है, यानी पहाड़ को जोड़ के, गहराई को जोड़ करके, सब जोड़ करके एवरेज वहां पे है, तो इसीलिए वहां पे सही आंसर 30 है। अगला नंबर देखा जाए, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है। ये 69वीं की विशेषता ये है, इसीलिए मैं परेशान हूं कि वन लाइनर वाले बच्चे का क्या होगा जो खाली झक मार के खाली इसका ये इसका भी करता है। ये देखो क्वेश्चन दिया है, बिहार के भौगोलिक संरचना प्रणाली में चट्टान प्रणाली को विवरण से मिलान करिए, मिलान करिए। देखो पहले नंबर तो हम लोग देखें धारवाड़ चट्टान, बिंद चट्टान, क्वाटरनरी और टर्सियरी। तो सारे बच्चे क्वाटरनरी तो समझ रहे होंगे, मैदान, तो ये मैदान की बात कहीं लिखा है तो क्वार्टर नली में हो जाएगा। ये हाँ, नदियों की मिट्टी आप देख पा रहे हैं, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी की मिट्टी आदि से तीव्र जमाव से निर्मित क्वाटरनरी चट्टान ही मैदान। तो हम लोग सारे बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि इसमें सी का 1 होगा। हम लोग देखें सी का 1 हम लोग पकड़े हैं, तो सी का 1 एक ही दिया है, तो ऐसे ही आंसर हो। परीक्षा में ये नहीं समझना है कि हमें सब आना चाहिए, एक भी कोई आ रहा तो हो गया, 3 4 1 2। अब सारे बच्चे अपने से तुम पढ़ोगे भी तो अपने से हो जाएगा कि इसका 3 है, इसका 4 है। अब 4 में पढ़ो अपने हो जाएगा, बिंद चट्टान, तो इसमें चूना पत्थर पाए जाते हैं, तो सही है।
इसमें हम लोग देखें तो सब ऑटोमेटिक हो गया। तो आपके लिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। टर्सियरी आपको याद होगा, टर्सियरी हिमालय वाला क्षेत्र में है, तो इसका हम लोग पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही होगा। अभी जितना हमने आपको समझाया, देखो कैसे प्रश्न आते हैं। हम इसीलिए तुमको हम कह रहे थे कि इस बात की गारंटी नहीं कि यही वाला लड़ेगा, लेकिन इसकी गारंटी है कि इतना समझ लियो तो कुछ भी पूछेगा तो बनेगा। और इतना बड़ा जिस बच्चे को पढ़ के बनाने आ गया, वो बच्चे बीपीएससी का रिजल्ट गारंटेड दोगे। इतना ही बड़े क्वेश्चन का रेंज अभी चल रहा, और ये भी नहीं है कि इतना बड़ा सर कैसे बनेगा। धैर्य रखना है और आराम से सोच के बनाना है। कैसे बनाओगे इस पर हम अंतिम में टिप्स भी देंगे परसों। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी जल्दी बनाओ। 65वीं में है, किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? जल्दी आंसर दो। कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। कोसी अभी हमने बताया है कि कुर्सेला में जाके मिलती है। कुर्सेला कहाँ है? तो कटिहार में है, और कटिहार कुर्सेला आंसर हो गया। विश्व प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ आयोजित होता है? सारे बच्चे को मालूम है, सोनपुरी। दिन काटने वाला क्वेश्चन है। दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार माने नीचे। परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है। हम लोग के यहाँ दक्षिण बिहार में जब कोई जाओगे तो यहाँ हम लोग के यहाँ अक्सर है पैन के जमीन है, आहर किनारे है। आहर और पैन दक्षिण बिहार में खूब सुनो। दक्षिण बिहार के जो भी बच्चे होंगे उनको आहर और पैन, ये हम लोग के सिंचाई की एक विधि है। नेक्स्ट, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। अभ्यारण्य जब बोलेगा तो भागलपुर होगा। अगर हमारा रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो पटना होगा। नेक्स्ट अगला, बिहार के निम्न हिस्से में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है? बोलो सबसे पुराना कौन है? तो ये तो हम लोग समझ पा रहे हैं, गंगा का मैदान सबसे नया है। गंगा मैदान सबसे नया है। खड़गपुर का पहाड़ी, उत्तर पश्चिम की पहाड़ी। हम लोग बिहार को परीक्षा में बना के उत्तर मने ऊपर, पश्चिम मने इधर, हिमालय वाला पूछ रहा है, तो ये भी नया है। गंगा उसके बाद है, खड़गपुर भी नहीं। रोहतास कहोगे कि वो विंध्य श्रेणी, सबसे पुराना है। देखो कैसे क्वेश्चन को बनाना है, ये मेन समझना है। ये अगर समझ आ गया तो बिल्कुल सही होते चला गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। अगला प्रश्न, कौन सा जिला धारवाड़ है? धारवाड़ रचना का नहीं है। बोलो धारवाड़ का नहीं है। आप सारे बच्चे को हम अभी जस्ट समझाए थे, याद करो। क्वेश्चन है धारवाड़, तो आपको याद होगा यहाँ पे कैमूर और रोहतास बिंद है, बाकी धारवाड़ है। इधर टर्सियरी है, इक्वाटरनरी है। मुंगेर, मुंगेर धारवाड़ होगा। रोहतास, रोहतास में धारवाड़ नहीं होगा, क्योंकि कैमूर और रोहतास, ये सारे बच्चे को क्लियर होगा कि कैमूर और रोहतास में, ये आपका हम लोग एकदम क्लियर है कि कैमूर और रोहतास का जो सेक्टर है ये हमारा बिंद श्रेणी। नेक्स्ट अगला नंबर, ब्रह्म योनि। अब देखो ब्रह्म योनि, प्रेत योनि, ये सब जितने हैं सब गया के पहाड़ है, तो आपके गया का पहाड़ हो गया। नेक्स्ट, गंगा के किनारे कितने जिला हैं? गंगा के किनारे कितने जिला हैं? हमने आपको बताया कि गंगा के किनारे हमारा 12 जिला है, और सही आंसर 12। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? बोलो फतुहा के पास कौन सी नदी मिलती है? अभी जस्ट हमने बताया पुनपुन और फल्गु। फल्गु रहता तो हो जाता। नेक्स्ट, बिहार में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कौन करता है? तो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन पूर्णिया। अभी जस्ट समझे थे। बिहार के किस जिले में गंगा सबसे ज्यादा लंबी है? आपको मालूम है बिहार के पटना जिले में गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बोलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सारे मैंने दक्षिण सहायक नदी कह रहा है, तो दक्षिण में करमनाशा होगा, सोन होगा, पुनपुन होगा, फल्गु होगा, बदुआ होगा, बागमती। बागमती ये सब ऊपर से आती है। बागमती हमारा कमला बगान, बागमती ये सब ऊपर की नदी है, उत्तर से नीचे आती है। तो कमला भी नहीं होगा, कोसी भी नहीं होगा, गंडक भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि गंडक भी उत्तर से चलती है, उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट अगला, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो आंसर कोशी। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में कौन सी मिट्टी है? सारे बच्चे बताओ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में कौन सी मिट्टी है? सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि ये उत्तर बिहार का है, तो नए जलोढ़ मिट्टी होगा जिसको खादर कहते हैं। दक्षिण रहता तो प्राचीन जलोढ़ होता, और इसीलिए बिल्कुल नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, कैमूर का पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार, आपको बताया था कैमूर विंध्य श्रेणी है और इसमें चूना पत्थर का निक्षेप ज्यादा है। सही आंसर चूना पत्थर। देखो कितना अच्छा से बन रहा है, ये देखो एक बार आपने कंसेप्ट बढ़िया से लिया, कितना बढ़िया से फटाफट बनते जा रहा है, कहीं कोई समस्या किसी क्वेश्चन में नहीं है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में, अभी जस्ट समझाए थे, भीम बांध मुंगेर में है। गौतम बुद्ध बिहार राजगीर, वाल्मीकि तो ये पश्चिमी चंपारण। सही आंसर भीम बांध। नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध ये देखो डाल्टनगंज के पास उत्तरी कोयल नदी है, वहीं पे मंडल बांध परियोजना की नींव बनाया है, तो सही आंसर उत्तरी कोयल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध था? ये केवल हड़काने के लिए दिया हुआ था। अभी जस्ट हम लोग सुने थे कि पटना 9 जिला से घिरा हुआ है, अभी जस्ट हम लोग सुने थे, और सही आंसर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? हम लोग पढ़े जमुई जिला। नेक्स्ट, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? हम लोग अभी जस्ट देखे कांवर झील, ये बिहार का पहला है, अभी 3 हो चुका है, दूसरा और तीसरा में नागी और नकटी जमुई का शामिल हो गया। अगला, बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? जल्दी बोलो, बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? पहाड़ी मिट्टी तो नहीं होगा, पहाड़ी मिट्टी बिहार में तो चंपारण और नीचे केवल है, बहुत ज्यादा नहीं है। रेगुर मिट्टी, तराई मिट्टी, कछारी मिट्टी, तराई भी बहुत ऊपर पहाड़ के निचले हिस्से में, कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ कहते, और इसीलिए सही आंसर यहाँ पे होगा कछारी मिट्टी। कछारी का ही नाम जलोढ़ है। देखो क्वेश्चन में बदमाशी किया, एलुवियल सॉइल, ये आप इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ठीक था, हिंदी मीडियम को थोड़ा सा बदमाशी कर दिया। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? जल्दी बोलो। 2 जल कुंड जलप्रपात ध्यान रखना है, एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का ककोलत जलप्रपात। तो ककोलत जलप्रपात हमारा नवादा जिले में। जब तेल्हाड़ कुंड कहेगा तो ये कैमूर जिले में है, तो तेल्हाड़ कुंड एक कैमूर है, और जब ककोलत कहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा कहाँ है? नवादा। बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है? हमने बताया था गया के पहाड़ में सबसे ज्यादा उधर अबरख मिलेगा। किस स्थान पर पहली बार चाय के बागान की स्थापना हुई? आपको बताया था किशनगंज के ठाकुरगंज में पहली बार चाय के बागान की स्थापना हुई। खनिज उत्पादन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। रोहतास पाइराइट का सबसे अधिक भंडारण है। सही है, पाइराइट और चूना पत्थर विंध्य श्रेणी में है, जो कैमूर और रोहतास में। चूना पत्थर कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता है। सही है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं। सही है, और सही आंसर इसमें सभी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही सही है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा नहर से पटवन कहाँ है? तो बिल्कुल सही आंसर रोहतास। नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा और संभावना है? बिहार में कैसा उद्योग आप लगा सकते हो? तो आपको मालूम है कि बालू के खनन उद्योग बिहार में बिल्कुल हो सकता है, कृषि आधारित उद्योग भी बिहार में हो सकता है, इसलिए एक से अधिक सही यहाँ हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? सारे बच्चे को मालूम है त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। तो ये थे PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब सारे बच्चे हमें जल्दी से अभी तुरंत बता दो कि अब आपका इसमें 2 में कोई एक करेंगे, एक बिहार स्पेशल, सुन ले, अभी 2 में कोई एक होगा, एक बिहार स्पेशल का आप लोग को या तो पूरा हिस्ट्री एक नजर में इसी प्रकार दिखा दें PYQ के साथ, या बिहार का आर्थिक समीक्षा करंट का सेक्शन है,
इसको एक नजर देख लो, दोनों में ए चॉइस और बी चॉइस, जो कहोगे ज्यादा उसको कल हम लोग करेंगे, और कल ही आपका करंट अफेयर भी चलेगा। इसके बाद कल ही आपका बायोलॉजी का धुआंधार भी चलेगा 4-5 घंटे। जिन बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कमांड है वो बच्चे रिजल्ट दे दोगे, चूंकि 30 नंबर का कवरेज फिजिक्स के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इधर उधर मत भटको, 1000 जगह का फिजिक्स देख लो, उसके बाद मेरा एक वीडियो देख लोगे तो सब पर भारी रहे। और हम बोल नहीं रहे कि अतिशयोक्तिपूर्ण है, तुम खुद देख लो, फिजिक्स बाय राहुल सर, उसमें आप सर्च करो, एक निचोड़ आएगा, मिजाज से उसको खाली ठंडे दिमाग से आराम से पढ़ लो, पूरा क्लियर हो जाए। तो इसमें अब ध्यान दीजिए, तो फिजिक्स का वीडियो है ही, केमिस्ट्री का भी मेरा वीडियो है, बायोलॉजी भी आप लोग के लिए कल दे दिया जाएगा, बायोलॉजी भी पूरा कंप्लीट है। कल इन दोनों में कोई एक और करंट अफेयर करेंगे, या अगर कल सर तैयार हो जाएंगे तो कल हो सकता है दीपक सर का पॉलिटी और रमेश सर का इकोनॉमिक्स, ये भी हो सकता है कल शामिल हो। परसों तक आपको पढ़ाएंगे, आज 10 है, 11 और 12 तक आपको सुबह में पढ़ा लिया जाएगा, 13 आराम से परीक्षा हॉल में बैठ जाए। परीक्षा कैसे दे इस पर आपको हल्का टिप्स दे दिया जाएगा, परसों या कल ही दे देंगे, और आराम से उसके बाद परीक्षा दीजिए। 13 तारीख का हम लोग आंसर डिस्कशन करेंगे परीक्षा के बाद। सारे बच्चे इसमें पूरा बढ़िया ढंग से आंसर में हम लोग के साथ रहिए। जो बाउंड्री लाइन के पार हो वो बच्चे इधर उधर एकदम नहीं भटकना। मेंस के लिए एकदम न्यूनतम एकदम आराम से हम आपको साथ लेके चलेंगे, और मेंस जबरदस्त आपका हो जाएगा। ज्यादा बच्चे बिहार स्पेशल हिस्ट्री और करंट अफेयर की ओर है, तो चलो आर्थिक समीक्षा करंट में ही जोड़ देंगे। कल हम लोग सुन लीजिए, कल सुबह का ही समय में ही रखेंगे बिहार स्पेशल हिस्ट्री, शाम के समय में करंट अफेयर, बायोलॉजी भी कल होगा। कल 3 विषय हम लोग का चलेगा, पॉलिटी इकोनॉमी में कोई एक अगर शामिल होता है तो करंट परसों फिर सुबह सुबह कर लेंगे। तो इसमें हमारे द्वारा दोनों अभी होगा, और इसीलिए एकदम कंटिन्यू आप आराम से जारी रखिए। तो चलिए आज का क्लास सेशन, अब आप लोग से ये उम्मीद तो करेंगे कि इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस लिंक को अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। हमें भी लगना चाहिए कि हाँ एकदम हमारे बच्चे भी पूरे एक्टिव मोड में और खूब बढ़िया से ध्यान से पढ़ी। मन का जो डर है वो हटा दीजिए, क्योंकि कई बच्चे को ये लगते रहता है कि यह 10 दिन डेट बढ़ता ना तो हो जाता, फिर 10 दिन बढ़ाएगा तो लगेगा आगे 10 दिन और हो जाना चाहिए। और इसीलिए कहीं कोई हेजिटेशन नहीं, घबराहट नहीं, एकदम शांत विचार से पढ़िए। और अभी बिहार स्पेशल का पूरा नोट्स ज्योग्राफी का फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चे को हमारे टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर पर हम डाल रहे हैं, वहां से सारे बच्चे प्रिंट निकाल के एक बार तेजी से पढ़ लीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएंगे। रूटीन के लिए कब होगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहां रूटीन चला जाए।